What has changed in the last few years that cancer is becoming the most common disease? 2007 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस्ड बाय 2020 इंडिया में हर घर में कैंसर हो। मैं कैंसर सर्जन होते हुए जो हम सुनते थे 60-70 की उम्र में कैंसर होता है, प्रैक्टिस में 25 साल 30 साल के बच्चों को देख रहे हैं। क्या बर्थ कंट्रोल पिल्स से कैंसर होता है? रोते हुए माताजी ने कहा, डॉक्टर साहब लोगों को पता चल जाएगा। आई एम हैविंग अ गूज़बम्प। जो कीमोथेरेपी है विच इज़ द मोस्ट हर्ड, उससे ऐसा क्या होता है कि आपके बाल उड़ जाते हैं, आपके नाखून बहुत वीक पड़ जाते हैं? कल का तो बॉस मेरे को भी नहीं पता है, कल मैं रहूंगा या नहीं। जलता था पिपरमिंट्स। हमने अपने आप को एडप्ट करवाया कि वो जलने को नॉर्मल माउथ फ्रेशनेस कंसीडर करो। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? क्या आपके टूथपेस्ट में चारकोल है? और उसका नतीजा कैंसर है। स्ट्रीट में डॉग्स आपने देखे हैं, उनको क्या बीमारियां होती है, उनको क्या कैंसर होता है। मोबाइल रेडिएशन और कैंसर का क्या कनेक्शन है? बच सकते हो कैंसर से। कभी सोचा है ऐसा क्या बदला पिछले कुछ सालों में कि आज की डेट में हर इंसान को किसी न किसी फॉर्म का कैंसर हो रहा है? आज डॉक्टर विकास, एक लीडिंग ऑन्कोलॉजिस्ट, एक कैंसर सर्जन, हमें बताने जा रहे हैं कि अगर आपको कैंसर हो गया है तो आप क्या कर सकते हैं और आप क्या करें कि आपको कैंसर ना हो। Some amazing insights. You'll be blown away कि दिन की शुरुआत आप जिस चीज़ से करते हैं वो कितना हानिकारक है आपके लिए। It is causing you cancer. आपको डरा नहीं रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ so that you can live a great life for yourself and your family. अगर आपने इस पॉडकास्ट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है then please do it. Subscribe to this channel so that आपको OMG के सारे पॉडकास्ट का नोटिफिकेशन मिले and you get to know so much. एंड नंबर 2, इस पॉडकास्ट को लोगों से शेयर करो। हम लोग बात ही नहीं करते हैं, कैंसर का नाम सुनते ही डर जाते हैं या फिर इग्नोर कर देते हैं, स्वाइप कर देते हैं कि छोड़ना, कौन बात करेगा। बात करोगे तभी समाधान निकलेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो डरे हुए हैं, संकोच कर रहे हैं, उनको सही जानकारी नहीं है। बट टुडे दिस नॉलेज कम्स डायरेक्टली फ्रॉम अ लीडिंग प्रैक्टिसिंग ऑन्कोलॉजिस्ट। सुनना, समझना और परिवार में हर उस इंसान से शेयर करना जिसको आप चाहते हो कि वो लंबा जीवन जिए, अच्छा जीवन जिए, हेल्दी जीवन जिए, कैंसर की मौत ना मरे। वी रियली केयर फॉर यू एंड वी वांट दैट हर भारतीय एक हेल्दी जीवन जिए। इफ यू हैव द सेम मिशन लाइक आवर्स देन प्लीज शेयर दिस विद समवन whom you love. Enjoy the conversation on OMG. कि कैंसर, जो कि एक ज़ोडिएक साइन था मेरे बचपन तक, वो आज एक कॉमन शब्द बन चुका है हर घर में। What has changed in the last few years that cancer is becoming the most common disease across all the households. आज के दिन हम जाग रहे हैं कि कैंसर कॉमन हो गया, ये बीमारी हो गई है। यू विल नॉट बिलीव, बीइंग अ कैंसर सर्जन ट्रेन्ड एट टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल इन मुंबई, विच इज़ अ मक्का ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट, इन 2007 व्हेन आई केम बैक फ्रॉम टाटा मेमोरियल। 2007 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस्ड बाय 2020 इंडिया में हर घर में कैंसर होगा। मैं कैंसर सर्जन होते हुए, ऑन्कोलॉजिस्ट होते हुए भी मेरे को लगा डरा रहा है। बी ऑनेस्ट, ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी 2020 में ऐसे क्या, हर घर में इंडिया में पॉसिबल ही नहीं इतना बड़ा। समय जाते जाते 2009 तक समझ में आया, नहीं सच में जो हम सुनते थे 60-70 की उम्र में कैंसर होता है, प्रैक्टिस में 25 साल 30 साल के बच्चों को देख रहे हैं कैंसर के साथ। तकलीफ होने लग गई एंड तब से हमने मुहिम भी चलाई कैंसर प्रिवेंशन पे। तो कैंसर हर घर में पहुंच चुका है, ये अब हम जाग रहे हैं। मैं तो बोलूँगा शायद अभी भी नहीं जागे हैं। और अगर आप आज के माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से, आपके जैसे इन्फ्लुएंसर के माध्यम से जो आउट ऑफ द वे जाके इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं, तो शायद हम इसको और फैलने से
रोक सकेंगे। बिल्कुल सर, वही हमारी इंटेंशन रहेगी कि इस पूरे पॉडकास्ट के ज़रिए जो भी लोग अभी तक नहीं जागे हैं वो जाग जाएं। यस, आपने सर बात करी अबाउट द फैक्ट्स कि इस साल तक हर घर के अंदर किसी को कैंसर हो जाएगा। आई रेड लाइक समवेयर कि 2020 से लेकर 2025 तक 12.8% इंक्रीज़ हुआ है और कहते हैं कि 2040 तक ये नंबर डबल हो जाएगा। एकदम। वाई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वाई? क्यों? अगर हम सोचें हम क्या दिनचर्या दिन भर में कर रहे हैं, स्टार्ट योर डे, फर्स्ट थिंग आप उठने के बाद क्या कर रहे हो, लास्ट थिंग क्या कर रहे हो, इट हैज़ कंप्लीटली चेंज कर लिया हमने लाइफस्टाइल, और उसका नतीजा कैंसर है। और मैं तो कहूँगा वी आर स्टिल ब्लेस्ड हैं हम लोग कि हम सबको कैंसर नहीं है। कारणों पे आए तो मॉर्निंग के फर्स्ट एक्टिविटी अगर हम मंजन करना चालू करते हैं, यस जी, पहले क्या करते थे? नीम के पत्ते से हो, yes, नीम का दातुन या हम बबूल के, हाँ, ठीक, 100% ऑर्गेनिक था जी, रेड फ्रेश था। एंड सुबह पहले आप नीम के कितने इफ़ेक्ट्स हैं आयुर्वेदा भरा हुआ है जी, और वो केमिकल्स, नीम के रस आपके मुंह में जा रहे हैं, आपके ब्लड में जा रहे हैं, आपके इंटेस्टाइन के थ्रू बॉडी को हील करने का काम कर रहे हैं। अ नेचुरल मेडिसिन वाज द फर्स्ट थिंग इन आवर माउथ। राइट। हमने क्या चेंज किया? मैं अपने बचपन की बात करता हूँ, जब वो शुरू में वाइट रंग का टूथ पाउडर आता था, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ना कोई देख रहा हो तो बिना कि हाँ हो गया, क्यों? जलता था पिपरमिंट से मुंह। हमने अपने आप को एडप्ट करवाया कि वो जलने को नॉर्मल माउथ फ्रेशनेस कंसीडर करो। बीट एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, क्या आपके टूथपेस्ट में चारकोल है? और जब हम लोग चारकोल से जो लोग दांत मांजते थे उनको कहते थे ये लोग तो बेवकूफ़ है, उनका मजाक बनाते थे हम लोग, मजाक उड़ाते थे। ये तो हो गया फितरत। और मेरी दादी जी 88 की उम्र में सी पास्ड अवे। टिल 88 शी डिड नॉट हैड, एक भी दांत में कोई कैरीज नहीं थी, एक भी दांत नहीं गिरा था। तो आप कह रहे हैं कि जो टूथपेस्ट है वो यूज़ ना किया जाए? वो क्यों ना यूज़ किया जाए, इसका कारण समझते हैं। इसका कारण सबसे पहले डेंटल BDS की पढ़ाई में सेकेंड ईयर्स में पढ़ाया जाता है। व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज ब्रशिंग, नॉट द पेस्ट। इंटरेस्टिंग। क्योंकि दांत क्यों खराब होते हैं? दांत खराब होते हैं, फूड पार्टिकल्स जमे रह जाते हैं महीनों तक, वो केमिकल्स रिलीज करके एसिड बना के इनेमल को ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो अब जो टूथपेस्ट है उसमें माउथ फ्रेशनेस के कारण आप यूज़ कर रहे हो, बट टूथपेस्ट में जो झाग उठता है, यस, अब वो आदत हो गई हमारी। अच्छा फील होता है, अच्छा फील होता है। मैंने अपना बचपन बताया, मेरी फीलिंग उस समय, मुझे ये आदत डालने में सालों लगे थे टू एक्सेप्ट इट, ओके। तो ये जो झाग उठता है वो एक केमिकल है, सोडियम लॉरल सल्फेट, सोडियम मोनोसल्फेट। और शैम्पू करते हो उसमें झाग उठता है, सेम केमिकल है। टॉयलेट क्लीनर्स एंड फ्लोर क्लीनर, सेम केमिकल। सर हम ब्रश करना छोड़ देंगे अगर आप ऐसे बोलोगे तो। सो अब मैं दूसरी चीज़ें तो केमिकल का फैक्ट बताया आपको, राइट। अब मेरे को बताइए, किसी को हार्ट अटैक आता है, सबसे पहले मेडिसिन कहाँ रखते हो आप? जीभ के नीचे। खाने नहीं बोलते उसको, जीभ के नीचे रखते हो, क्यों? कि एब्जॉर्ब आराम से होता है। परफेक्ट। जीभ के नीचे, और जीभ जस्ट वेसल्स का, नसों का गुच्छा है, खून की नसों का। जैसे ही आप जीभ में रखते हो वो डिसॉल्व होके 7 सेकेंड्स में आपके हार्ट पे पहुंच जाती है। सो आज रोज सुबह उठ के आप क्या रख रहे हो जीभ पे? SLS और SMS,
सोडियम लॉरेल सल्फेट, सोडियम मोनोसल्फेट। एंड और कितने केमिकल्स हैं जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है। अच्छा, लोग बोलेंगे कि हम लोग इतने सालों से ब्रश करते आ रहे हैं एंड मार्केट में जो भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें ये चीज़ होगी ही होगी। आई मीन इफ़ यू रीड द इंग्रेडिएंट्स, जो हम लोग रेयरली लाइक पढ़ते हैं, अगर हम देखें कि क्या क्या लिखा हुआ है, तो वी आर रेयरली लेफ्ट विद ऑप्शंस कि हम लोग ब्रश करें तो किससे करें। परफेक्ट क्वेश्चन है दिवस। यहाँ पे हमारे पास सोडियम लॉरेल सल्फेट, सोडियम मोनोसल्फेट फ्री टूथपेस्ट भी आते हैं। ओके। सो करीबन 7-8 साल से मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। बट रिसेंटली आई हैव अगेन कन्वर्टेड, क्योंकि इनसाइट फुलनेस चेंज इज कॉन्स्टेंट, आइदर अच्छा होगा या ख़राब होगा। मैं फियरलेसली अभी फैमिली ट्रिप पे था, वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट कासल में, कासल मंडावा में पूरी फैमिली के साथ होली मना रहा था। ऑल फॉरेनर्स वर भर्ती एंड आई वाज प्राउडली यूजिंग नीम दातुन बिकॉज आई हैव चेंज्ड माई सेल्फ। बिकॉज आज मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से कुछ बोल रहा हूँ और प्रैक्टिस कुछ और कर रहा हूँ, देन इट इज़ नॉट ट्रूथफुल, जस्टिफाइड नहीं। सो मैं खुद स्टार्ट किया हूँ, इट इज़ हार्डली 15 to 20 days. It has changed my morning, it has changed my day. टूथ हो सकता है सबके लिए पॉसिबल ना हो, नीम, बबूल, दातुन, बट दूसरी चीज़ नेचुरल। आपके घर में नींबू यूज़ होता है जी। नींबू के छिलके को नमक के साथ यूज़ कर सकते हो अगर आपको हाइपरटेंशन नहीं है तो। लौंग होते हैं, लौंग को पीस लीजिए, पुट इट इन ऑयल, बीट नारियल, बीट सरसों का तेल, यूज दैट। देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स विच कैन बी यूज्ड नेचुरली। ज़रूरत नहीं है कि हमें पूरा टूथपेस्ट ही कर देना बंद करना है। याद रखिए, टूथपेस्ट आप फ्रेशनेस के लिए यूज़ कर रहे हो, किंतु उसके साथ जो केमिकल्स आप ऐड कर रहे हो, मैंने एक पॉइंट को टच किया अभी तक, वाई कैंसर इज इंक्रीजिंग। सो दूसरी चीज़, आप टूथ ब्रश जो यूज़ कर रहे हो वो किसका बना हुआ है? प्लास्टिक के जो ब्रिसल्स होते हैं, नहीं? यस, प्लास्टिक के होता है ना। प्लास्टिक पॉलीप्रोपिलीन प्रोडक्ट्स हैं, और जो बॉडी ऑफ टूथ ब्रश है वो भी तो प्लास्टिक है। सुबह पहले आप घस रहे हो, कितने माइक्रो प्लास्टिक्स, इस पे तो रिसर्च होके प्रूफ हो चुका है, एंड दैट इज गोइंग टू योर बॉडी। और प्लास्टिक हम सब जानते हैं कुछ भी नहीं होता है उसका, वो केवल खराब ही करेगा आपके शरीर को। सर आई बिलीव इट वाज अबाउट द कन्वीनियंस कि जो भी टूथपेस्ट आते हैं उस पर लिखा होता है कि इसमें लौंग है, इसमें ये है, इसमें वो है। तो जो बाहर का पैकेजिंग होती है उस पर सब चीज़ बनी हुई होती हैं, लेकिन उसके साथ जो केमिकल्स हैं वो ज़्यादा हार्मफुल एक्ट कर रहे हैं। बट इतना कन्वीनियंट नहीं है ना कि आप वो तेल लेके जाओ, नींबू लेके जाओ, लौंग लेके जाओ, दातुन लेके जाओ, फिर अगर एक साबुन भी आपको यूज़ करना है वहाँ भी केमिकल्स हैं, शैम्पू यूज़ करना है वहाँ भी केमिकल्स हैं। तो आयुर्वेदिक इज़ लाइक गुड, बट द पार्ट ऑफ कन्वीनियंस कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, हाउ डू यू मैनेज? इट इज़ सो ईजी। मैंने कहा अभी मैं 15-20 दिन से दातुन यूज़ किया हूँ, और दातुन कैरी करना तो मेरे लिए और ईजी हो गया, क्योंकि हम अपने लगेज में अगर एक टूथपेस्ट रख रहे हैं, वो बाई चांस कंप्रेस होके लीक हुआ तो आपकी सारी चीज़ें खराब होगी। दातुन में कुछ लीक होने का है ही नहीं। एंड इस कुंभ, महाकुंभ अभी गया है, सब जानते हैं। यू विल नॉट बिलीव, फॉरेनर्स को इंडियन टूथ ब्रश बोल के दातुन वाज सोल्ड लाइक क्रेजी। ऑल फॉरेनर्स वेर ओके, नाइस। हम एक तरफ तो हेल्दी फूड, हेल्दी थिंग्स, ऑर्गेनिक की बात करते हैं, और दूसरी तरफ व्हाट्स अ हिपोक्रेसी, वी आर एडिंग केमिकल। एक ऑर्गेनिक चीज़ जो अवेलेबल है, सो इजी टू कैरी, उसको कुछ नहीं होता है, उसको कोई प्रिजर्वेटिव नहीं चाहिए रखने के लिए भी, कोई टेम्परेचर नहीं चाहिए। वाह, ये हमने सुना है एज अ लेमैन कि इनको स्टेज 3, इनको स्टेज 4 है। तो इफ़ यू कैन एक सिंप्लीफाई फॉर ऑल ऑफ अस कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 को हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश करें, कैसे ये जाने कि हाँ इनको स्टेज 1 है या इनको स्टेज 2, इनको स्टेज 3, स्टेज 4 है? परफेक्ट, आपने सिंपली कह दिया 4 स्टेज। ऐसा हमें लगता है, क्या और भी होती है इसके बियॉन्ड? परफेक्ट।
4 स्टेज तो हर समय याद रखें कि जैसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, सो सिंपलेस्ट है 4 स्टेज। ओके। अब मेडिकली डिफाइन करने में कई बार हम लोग स्टेज 2A 3A 4A 4 को भी हमने फर्दर डिफाइन कर दिया है, ओलिगो मेटास्टेटिक एंड मेटास्टेटिक, बहुत फर्दर डिवीज़न है। किंतु एक स्टेज 0 बोल के भी कंडीशन है। ओके, स्टेज 0 इन कैंसर, जब कैंसर नहीं है आपको। और उसके बाद है प्री कैंसरस, बिफोर स्टेज 0, बिफोर स्टेज 1, बिफोर स्टेज 1, स्टेज 0 कोई कैंसर सेल्स प्रूफ नहीं कर पा रहे हो, वर्सेस कुछ प्री कैंसरस कंडीशंस चालू हो गई, देन स्टार्ट्स द कैंसर, देन स्टेज 1 2 3 4। तो इनको डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है और पॉसिबल भी है। स्टेज 0 आप मैं अभी बैठे हैं, हमको पता है हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे को कोई सिम्टम्स नहीं है। प्री कैंसर स्टेज, डिपेंडिंग ऑन काइंड ऑफ कैंसर, ओरल कैंसर पे अगर बात कर लें, सिंपलेस्ट मोस्ट कॉमन इन इंडिया, तो वाइटिस पैच जो हमारे मुंह पे, जीभ पे, तालुए पे या जीभ के नीचे के हिस्से पे या मसूड़े पे अगर है, दूध या पनीर लगा हुआ हो तो उसको ना कंसीडर करें। तो ये अगर वाइट पैच परसिस्ट कर रहा है, विच इज़ नॉट अ फंगल इन्फेक्शन, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, एड्स पेशेंट को फंगल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट लाइक किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, उनको इम्यूनोसप्रेशन की दवाइयाँ चलती है, उसके कारण भी फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं। अगर वाइट पैच, रेड पैच परसिस्ट कर रहा है मोर देन 3 वीक्स, दिस इज प्री कैंसरस। एक सिम्टम है कि कैंसर हो सकता है आपको। उससे चालू हो रही है, चिंगारी उठी है, उस स्टेज पे अगर चिंगारी बुझा दी जाए तो कैंसर तो नहीं होगा। तो हम आपको आज के दिन पहला तो ये समझाना चाहेंगे कि कैसे आप घर बैठे बिना किसी के पास गए बच सकते हो कैंसर से, आपको जाना ही न पड़े। अब स्टेज 1 का एडवांटेज क्या है और स्टेज 1 किसको कहते हैं जी, ये नॉलेज की ज़रूरी है। अगर ये एक ऑर्गन है, ठीक है, लाइक एक हाथ की चमड़ी को समझ लीजिए एक ऑर्गन है, ठीक है, मुंह के भीतर का एक पोर्शन को अगर एक ऑर्गन है, अगर कैंसर का एक कण डेवलप होके एक लेस देन 2 सेंटीमीटर, जस्ट रिमेंबर 2 लेस देन 2 सेंटीमीटर साइज का एक अल्सर है, which has not spread to the deeper layers, which is just confined to the skin, ऊपर है, ऊपर है। अगर मुंह के भीतर है तो मुंह के गाल में ही है, अगर जीभ पे है तो केवल जीभ के ही पोर्शन पे, जीभ से तलुए या मसूड़े पे ना गया, लोकलाइज टू 1 पोर्शन। ब्रेस्ट में एक ट्यूमर है तो जस्ट लेस देन 2 सेंटीमीटर इन 1 पोर्शन ऑफ द 2 सेंटीमीटर इज ऑब्वियसली 1 पोर्शन से स्प्रेड नहीं किया है। तो अ लोकलाइज्ड कैंसर हैज नॉट स्प्रेड एनीवेयर इन द सराउंडिंग एरियाज ऑल्सो इज अ स्टेज 1 and cure rate is more than 90%. And single modality, केवल सर्जरी कैन क्योर, कोई केमो रेडिएशन कुछ भी नहीं लगेगी। अगर किसी के सपोज इस हाथ पे भी है 2 सेंटीमीटर्स का, इस हाथ पे भी है, यहाँ पर भी है, द बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे है, बट है 2 सेंटीमीटर का, तो इट्स अगेन स्टेज 1? नो, इट हैज स्प्रेड टू अदर पार्ट। सो ब्रेस्ट के एक लंप है 2 सेंटीमीटर से नीचे, इजीली ब्रेस्ट में कोई स्कारलेस वे में ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी कर देते हैं, स्कार भी नहीं आएगा, ब्रेस्ट भी प्रिजर्व्ड हो जाएगी, एंड नो केमोथेरेपीज या नो फर्दर ट्रीटमेंट्स, एंड 90% क्योर। यही अगर फैल के उसी ऑर्गन के दूसरे पार्ट में फैल गया, गाल में है, गाल से फैल के मसूड़ों में आ गया, जीभ पे है, जीभ से फैल के नीचे के मसूड़े में आ गया, मसूड़े में है, पास की हड्डी तक चला गया, स्टेज 2, और वहीं से फैल के अगर लिम्फ ग्लैंड्स तक चला जाए, ब्रेस्ट में है लिम्फ नोड्स में चला गया, मुंह में है गले की ग्लैंड्स में आ गया, स्टेज 3। और अगर उस ऑर्गन से निकल के दूसरे डिस्टेंट ऑर्गन में चला जाए, ब्रेस्ट में है लंग्स में चला गया या लीवर में चला गया, स्टेज 4।
स्टेज 2 का क्योर रेट 90 से 70% हो जाता है, स्टेज 3 का 50% एंड स्टेज 4 0। जस्ट कंट्रोल कर सकते हो, क्योर नहीं कर सकते हो। उम्मीद है। आज के दिन, आज से 10 साल पहले स्टेज 4 कैंसर वॉज कंसिडर्ड एज हार्डली साल भर 2 साल डिपेंडिंग, लंग का कैंसर 3 से 9 महीने तक था। आज के दिन स्टेज 4 लंग कैंसर को भी हम लोग थेरेपी से, बायोलॉजिक थेरेपी से, इम्यूनोथेरेपी से, दे आर सर्वाइविंग 6, 7, 10 ईयर्स। सेम इज द ब्रेस्ट कैंसर, स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर easily with good quality of life, they are surviving years. सो प्रोग्रेस हो रही है। बट अगर हम जागरूक रहें तो आप मेरे को बताइए, कोई भी फीमेल के चेहरे पे या कहीं पे भी एक पिंपल या दाग होता है तो उन्हें पता चल जाता है। एग्रीड? फेस वॉश आता है सर। सो हमारे देश में फीमेल ब्रेस्ट कैंसर की साइज प्रेजेंटिंग इज मोर देन 5.5 सेंटीमीटर। Even we do get a patient with double the size of one breast and the other size is normal. So is it not lack of awareness or ignorance? Ignore. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिम्टम के साथ, कैंसर के सिम्टम के साथ, इट इज पेनलेस, दर्द नहीं होता है। इसीलिए पीपल इग्नोर करते हैं। द मोमेंट अ फीमेल वॉक्स इन माई चैम्बर, वो बोलती है कि मेरे को दर्द हो रहा है, ऑनेस्टली एज अ कैंसर स्पेशलिस्ट मेरे को खुशी होती है कि 90% चांस है कैंसर नहीं है। कुछ और हिस्ट्री लेते हैं, उससे और क्लियर होता है, फिर एग्जामिन करने से प्रूफ हो जाता है। बट पेनलेस लंप होने के कारण ते इग्नोर करते हैं। एंड मैं आपको यहाँ पे एक रियल स्टोरी बताना चाहूँगा। आज से 9 साल पहले बिहार से एक लेडी आई थी, उनकी 3 बेटियां थी। आई कांट डिस्क्लोज द नेम बिकॉज एक बेटी वॉज इन अ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, द अनदर मिडल डॉटर वॉज मैरिड टू अ डॉक्टर, वो भी डॉक्टर थी, डेंटिस्ट, और उनके हस्बैंड एम्स न्यू दिल्ली में मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट की DM की पढ़ाई कर रहे थे, और तीसरी बेटी की शादी होना बाकी था। तो वो जो दूसरी वाली बेटी है वो घर आती है एंड शी कुड मेक आउट कि माँ का ब्रेस्ट का साइज ह्यूजली डिफरेंट है। वो देख के तुरंत अपने हस्बैंड को बोलती है, हस्बैंड कनेक्ट्स टू मी कि सर मेरी माँ को, सासू माँ को हुआ है कुछ, आपको देखना पड़ेगा, मेरे को कुछ गलत लग रहा है। शी कम्स टू मी, इट वॉज 7 to 8 kg tumor size of the breast. Luckily it was a pyeloid tumor which is non-metastatic tumor, but 8 kg tumor size. एजुकेशन की तरफ से प्रॉब्लम नहीं, जिनकी एक बेटी एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, एक डेंटिस्ट और तीसरी बेटी पढ़ रही है, पैसों की प्रॉब्लम नहीं, क्या प्रॉब्लम। तो ट्रीटमेंट किया मैंने विद इन ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी या ब्रेस्ट ट्यूमर सर्जरी में, बाय गॉड्स ग्रेस विद इन अ डे पेशेंट घर चला जाता है, ब्लड की ज़रूरत नहीं होती है, स्कारलेस ब्रेस्ट सर्जरी कर रहे हैं। मैंने उनसे फिर फॉलोअप पे पूछा व्हेन शी वाज कॉन्फिडेंट कि मैंने आपने क्यों इग्नोर किया, ये तो है नहीं कि आपको पता नहीं चल रहा था। तो दुख होता है कि हम वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड 3rd biggest economy and we were सोने की चिड़िया in the past also. Still कुछ टैबूज हमारे समाज में। रोते हुए माता जी ने कहा, डॉक्टर साहब मेरी तीसरी बेटी की शादी नहीं हुई है, लोगों को पता चल जाएगा तो मेरी बेटी से हो सकता है कोई शादी ना करे, इसीलिए वो माँ पाल रही थी। I am having a goosebump and these are the reality we face day in day out. तो this is a platform. ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स we face कि डॉक्टर साहब हस्बैंड वाइफ, माँ या बाप कोई आए हैं, दिखा के बाहर गए चैम्बर से, वापस उनको बाहर बैठा के एक जन कोई पीप इन करता है, सर 1 मिनट,
उनके मुंह खोलने से पहले मुझे पता चल जाता है क्या पूछने वाला है। कुछ बोलते हैं डॉक्टर साहब घर में एक बाथरूम है, प्रोस्टेट कैंसर का पेशेंट है। कुछ बोलते हैं कि उनको बच्चों से दूर कर दें, कि मेरे पोते पोती मेरे बच्चे को कहीं कैंसर। तो मेरा एक ही जवाब होता, मन तो करता है बोलना नहीं चाहिए, कि उठ के उनको एक थप्पड़ दिया जाए, पढ़े लिखे, वेल टू डू, एजुकेटेड, सो कॉल्ड डिग्री सर्टिफाइड। मैं उनको प्यार से एक चीज़ बोलता हूँ कि माता जी को बुलाइए, मैं एक प्याली चाय मंगाता हूँ, पहले आधी प्याली चाय माता जी पिएंगी, जूठी बची हुई आधी चाय मैं पीऊँगा आपके सामने। कि ये छुआछूत की, वी हैव टू कन्विंस देम, वी हैव टू show a strong message, and I believe it. I will do it in front of them also. I don't mind it, because if that message goes to the society कि डॉक्टर खुद पी रहा है तो बने रिस्क नहीं, तो मैं यही कहता हूँ वो ऐसे ही कैंसर जैसी बीमारी से मेंटली टूट चुकी हैं। अगर उनसे आप ग्रैंडसन्स को हटा दोगे, उनको आप अछूत के जैसे ट्रीट करोगे, वो तो जीते जीते मर जाएंगे। फील करेंगे and इमोशनली, इम्यूनिटी, एवरीथिंग विल सेटल डाउन। इंडिया में द मोस्ट कॉमन कैंसर फॉर मेन एंड वुमेन क्या होता है? अगर वुमेन में कंसिडर करें, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, नॉट दिस सर्वाइकल, सर्वाइकल मीन्स यूट्रस के एंट्री पॉइंट को सर्विक्स बोलते हैं, सर्वाइकल कैंसर। थर्ड बिकम्स द लंग एंड GI, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। मेल्स में मोस्ट कॉमन इज ओरल कैंसर, फीमेल्स में भी ओरल कैंसर है, थर्ड एंड फोर्थ इज ओरल कैंसर। Then comes the prostate cancer, lung cancer and GI cancers. So these are the sequence, body के different parts के भी और cancers होते हैं, but the most commons are these in females and male. Males को क्यों होता है oral cancer? Most common अखाद्य पदार्थ जो है वही हम सबसे ज़्यादा खाते हैं। Tobacco. Yes, in any form. आप प्रांत चेंज होगा, भाषा चेंज होगी, डायलेक्ट चेंज होगा, तंबाकू सेम रहेगा, बस उसका नाम चेंज हो जाएगा और अंदाज सेम रहेगा। अंदाज सेम रहेगा। ये तो आपने एक अंदाज बताया है। अगर आप महाराष्ट्र के स्टेट्स में जाओ, इसको स्निफिंग फीमेल्स भी सबसे ज़्यादा करती। ओके, वो मिस्ट्री बन जाता है वहाँ पे। और वही अगर आप बिहार बंगाल में आ जाओ, नसड़ी बोलते हैं अपने नॉर्थ इंडिया में, वहाँ वो गोड़ाकू हो जाता है, नाम चेंज हो रहा है, कंटेंट एंड फॉर्म फॉर मेल एंड फीमेल्स रिमेन्स द सेम। स्निफिंग, स्मोकिंग और च्यूइंग और सकिंग। बिकॉज सकिंग जो आपने दिखाया, ये तो यू विल नॉट बिलीव, वी हैव डन मोर देन 600 प्रोग्राम ऑन कैंसर प्रिवेंशन फ्रॉम 2010, जब से WHO अनाउंस किया था। 2009 के बाद से हमने समझा, एंड 2010 से हमने अवेयरनेस प्रोग्राम्स चालू किए। इंडियन आर्मी में गए, ब्रिगेडियर इनवाइटेड अस टू वन ऑफ द इंडियन आर्मी, ओल्डेस्ट इंडियन आर्मी, गोरखा रेजिमेंट की, शिमला सुबाथू में। उन्होंने यही कहा, डॉक्टर साहब स्मोकिंग नहीं कर सकते हैं, टोबैको च्यू नहीं कर सकते, किंतु खैनी इज सो ईजी, we can't trace it, people are using it, just motivate them, prevent them. क्योंकि आप किसी को पता नहीं चल रहा है, आपने दबा लिया, and that is leading to oral cancer. 95% of oral cancer are only due to tobacco. तब भी it's legal, तब भी it is sold like anything. तो दिवस, यू आर स्टिल अ किड इनसाइड। इसीलिए आपने ये बात कही। ये मैं भी जब स्कूल्स में प्रोग्राम करता था और हम फीडबैक फॉर्म्स लेते थे, सजेशंस फ्रॉम यंग माइंड्स, यू नॉट बिलीव, हर बच्चों का 90% का, अंकल ये बिक्री क्यों होती है, इसको बैन कर दीजिए, अंकल इसको। इफ़ यू नो, बैनिंग इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। मेरे को भी शुरू में यही लगता था। एंड वी आर अ पार्ट ऑफ एंटी टोबैको framework in the world. We are a signatory in the FCTC treaties. We have all the laws that within 100 meters of schools and premises you can't sell.
थिंक ऑफ इट, जहाँ पे सेल नहीं भी करना है ना, वहाँ भी सेल होती है, इनडायरेक्ट वे में होगी. गवर्नमेंट हैज़ अंडरस्टूड दैट. बैन करना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन. प्रोग्राम लाइक दिस, प्रोग्राम लाइक टचिंग द यंग माइंड्स, they are more smart than us. Gen Beta, Gen Alpha, they are smarter than us. अगर उनको पता चल जाए कि इससे हमको ये impact होगा. We have touched more than lakhs of students, and I am blessed that most of those young minds will not touch because they have become aware. From me alone, touching 100 crore is impossible. This is a channel through which we can reach at least them. And आपने किसी भी बच्चे को या टीनेजर को आग में हाथ डालते हुए देखा है? पता है उनको जल जाएंगे. जिनको स्विमिंग नहीं आती है वो कभी भी स्विमिंग पूल में 5 फीट में भी नहीं जाते हैं. तो उनको पता नहीं है कि टोबैको, अल्कोहल और हुक्का इज सो हार्मफुल. अगर उनको पता चल जाए, नो यंगस्टर्स विल बॉल. वो एक पिक्चर लगाने का, मेरे प्रोफेसर पंकज चतुर्वेदी इन टाटा मेमोरियल, they have worked like decades to post that picture, tobacco causes cancer and this is not going to solve, क्योंकि वो यहाँ इम्प्रिंट नहीं हुआ है. आज ही हमारा एफर्ट क्यों है? आपने चालू होने के पहले पॉडकास्ट कहा था, सर लेट्स बी नेचुरल. वी हैव नॉट अ स्क्रिप्ट एंड वी आर टॉकिंग नेचुरल. तो वो फोटो यहाँ होने से लोग उल्टा करके पीते हैं, उस फोटो को देखते नहीं है. पिक्चर हॉल्स में आता है, सब आँख बंद कर लेते हैं. So we need to educate them. डराने से ना नहीं होगा. बस educate them, they will take a right decision. So ऐसे कौन कौन से symptoms हैं which can lead to cancer? So लोग भी बोलते हैं ना, डॉक्टर साहब पता ही नहीं चलता, स्टेज 3 में कैंसर पता चलता. It's a common fact, but I will say it's a myth. Every cancer before it comes, except 2-3 silent cancers, they gives us a symptom. Let's remember caution. Caution. Yes, caution का हिंदी मतलब क्या होता है? सचेत हो जाओ. चेत. Okay, so remember it as a CAUTION, caution. C for change in bowel and bladder habit. Change in bowel and bladder. सुबह वॉशरूम जाते थे, 1 बार या 2 बार क्लीन हो जाता था, सडनली चेंज हो गया. सुबह जा रहे हैं, सेंस ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन है, 2 बार 3 बार जाने पे भी लग रहा है कि क्लियर नहीं हुआ. अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ रहा है, बार बार जाना पड़ रहा है, स्पूरियस डायरिया, हो कुछ नहीं रहा है. दैट मीन्स देयर माइट बी अ सिम्टम ऑफ रेक्टल कैंसर. सडन ब्लड आ गया, अरे कुछ नहीं, कल पार्टी में खाए थे ना, उसीलिए गर्म हो गया. अ पेनलेस ब्लीडिंग आफ्टर 40, immediately you should get. हो सकता है 80% 90% पाइल्स ही हुआ, बट 10% केसेस में इट वाज अ अर्ली कैंसर, जिसमें सिंपल मोडालिटी से 90% क्योर हो सकते थे. यू आर इग्नोरिंग दैट चांस. सो डोंट इग्नोर चेंज इन बावल और ब्लडर हैबिट. सेकेंड, वंस अ सोर दैट डज नॉट हील. अ घाव, अगर हम दाढ़ी करते हैं, कट जाता है, 5-7 दिन में सूख जाता है. मैम्स या मैडम्स जो भी घर में सब्जियां बना रही है, कटते समय अपने आप सूख जाता है. अगर कोई घाव 3 सप्ताह तक ना सूखे, चाहे मुंह में, पेट में, कहीं पे भी, शरीर के कोई अंग में अगर घाव 3 सप्ताह में नहीं सूख रहा है, इट इज़ अ क्रॉनिक अल्सर. 100% कैंसर है ये नहीं बोल रहा हूँ, डरने की बात नहीं है. एक डायबिटिक पेशेंट के कारण भी हो सकता है, एक टीबी के कारण भी हो सकता है, बट कैंसर भी हो सकता है. गो टू योर डॉक्टर, गेट इट बायोप्सिड, प्रूव इट दैट इट इज़ नॉट कैंसर. क्योंकि वो जो अर्ली घाव हुआ है उस समय स्टेज 1 पे है, 90% क्योर. अनयूजुअल ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग हो गई, इंटरमिटेंट ब्लीडिंग हो रही है, परसिस्टेंटली मंथ्स एंड मंथ्स आफ्टर हो रही है, या मेंस बंद हो गया, पोस्ट मिनोपॉजल ब्लीडिंग. मैंने पेशेंट से ही सुना है, डॉक्टर साहब 2 साल पहले एक बार ब्लीडिंग हुई थी, दोस्तों यारों से डिस्कस किया था, उन्होंने कहा वाह वाह वापस से जवानी आ गई तुमको, और हंसी मजाक में मैंने भी उड़ा दी. और वो 2 साल बाद जब ब्लीडिंग वापस लेके आई हैं, तब तक वो स्टेज 4 कैंसर हो गया.
तो सिम्टम्स नहीं आया था ये नहीं है, सिम्टम्स दस्तक दिया था, हमने इग्नोर किया। CAU, T फॉर अ थिकनिंग और अ लंप दैट परसिस्ट इन द ब्रेस्ट। एक लंप है जो हफ्ते हो गए, 1 महीने से ऊपर हो गया, परसिस्ट कर रहा है, सो इट टू अ डॉक्टर। थिकनिंग, एक ऑरेंज पील की तरह स्किन थिक हो गई, अरे नहीं कोई इन्फेक्शन काटा होगा, कोई मच्छर काटा होगा, अरे मच्छर मक्खी काटा होगा, 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता, एनीथिंग विच इज परसिस्टिंग मोर देन 3 weeks, गेट इट चेक्ड। अनयूजुअल ब्लीडिंग, थिकनिंग, आई फॉर इंडाइजेशन, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, खाना खाया नहीं जा रहा, पानी लग रहा है तभी नीचे जा रहा है, सो दिस कैन बी अ सिम्टम फॉर अ GI ट्रैक्ट, इसोफेगस और स्टमक कैंसर। कभी गैस नहीं होती थी, इंडाइजेशन नहीं होता था, अचानक इंडाइजेशन चालू हो गया, गॉल ब्लैडर और स्टमक और इंटेस्टाइनल कैंसर। ऑब्वियस चेंज इन मूड, तिल में, मूल में कुछ भी चेंज, सडन चेंज आ गए। एंड फॉर नैगिंग कफ, hoarseness of voice, आवाज भारी हो गई। Why I am repeating it? hoarseness of, अरे यार गला खराब हुआ है, वो दवाइयाँ ले रहा हूँ, एंटीबायोटिक काम नहीं की, वो दूसरे डॉक्टर को दिखाया, वो उसने भी दे दी, यार 3 हफ्ता से ले लिया, अब मैं लूँगा ही नहीं। अरे भाई, दिस इज़ अ अर्ली साइन ऑफ अ वोकल कॉर्ड कैंसर और इवन अ लंग कैंसर। सो इन सिम्टम्स को अगर आप सचेत रहोगे, कॉशन, यू विल डिटेक्ट कैंसर विदाउट गोइंग टू डॉक्टर। After that you have to go to a doctor so that you can get it detected early and get cured. Because when you stay in a metropolitan, तो यहाँ पे जो आपको खाना मिलता है वो सब पैक्ड मिलता है, या फिर जो लगता है कि नेचुरल है वो भी लगता है कि नेचुरल नहीं है। मतलब जो तरबूज है वो पूरे साल मिलता है। I mean everything is available throughout the year. Yes. And we know it कि ये असली नहीं है। It is, इसमें इंजेक्शन लग चुके हैं, वो शेप इतनी अच्छी होती है, एप्पल बिल्कुल लाल चमकते हुए होते हैं। सो एक इंसान जो इस जगह पे रह रहा है, उसके काम के चलते हुए ही कैन नॉट गो बैक टू विलेज, उसे काम करना है। Perfect. तो वो क्या करे? लोग बोलते हैं कि खेतों से आप चीज़ों को प्रोक्योर करो, बट व्हाट इज़ दी फिजिबिलिटी, क्या है सर? ये फिजिबल एकदम खेतों में जाके प्रोक्योर करो पॉसिबल नहीं है। यू कांट लिव इन 2 worlds, विलेज में भी रहें और शहर का ग्रोथ भी करें। इंडिया इज़ ग्रोइंग, सो व्हाट वी हैव टू डू इज़ अ बैलेंस बिटवीन द सीसॉ। एकदम रूरल कंडीशन में रहना 2 दिन 4 दिन दिवस अच्छा लगेगा, 10वें दिन आप यू विल ऑल्सो मिस, आई विल ऑल्सो मिस, ओके, द फास्ट लाइफ। तो हमें क्या करना है? एप्पल कहा आपने, एप्पल के बाहर कोटिंग है, वैक्स, वर्स्ट वैक्स, टू कीप इट नॉट टू डिहाइड्रेट एंड नॉट टू गेट इन्फेक्टेड। अब एप्पल के पेड़ तो लगा नहीं सकते हो आप, सब कोई नहीं लगा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? वही छत्ता, बारिश नहीं बंद कर सकता हूँ, छत्ता ले सकते हैं, अपने घर को प्रोटेक्ट कीजिए। एंड दैट इज़ यूज़ 1 spoon ऑफ खाने का सोडा ओके इन 5 liter ऑफ वाटर एंड सोक द ऑल वेजिटेबल्स, क्योंकि जितने वेजिटेबल्स आ रहे हैं सब में पेस्टिसाइड, ये केमिकल वो केमिकल डाला हुआ है, ओके। सो सोक इट इन दैट अल्कलाइन वाटर। अल्कलाइन वाटर की मशीन्स भी आती है, मैंने वो क्यों नहीं कहा? क्योंकि दैट इज़ अगेन अ प्रोडक्ट विच विल बी lakhs और thousands और रुपीज़, सब नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। वी आर डूइंग इट फॉर एवरीबडी, बिल्कुल, ओके। 1 spoon सोडा की कोई कीमत नहीं है, सस्ता, 5 लीटर पानी फ्री में मिल रहा है, उसमें डाल के सोक कर दीजिए 5 to 7 minutes, because it is alkaline and all those chemicals which are used as pesticide or chemicals can be acidic in nature. Acid alkali मिलके उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। nice. And you will find a slight layer of तेल की सी लेयर मिलेगी ऊपर। उसके बाद उनको निकाल के आप अच्छे से पानी से धो लीजिए, consume it. See, we have to give a solution which is practical and feasible for everybody. Diabetes है, it is hereditary also at times. So for cancer, is it hereditary? Yes, 5 to 10% ऑफ कैंसर, आज से 10 साल पहले लेस देन 5% था, 5 to 10% ऑफ द कैंसर आर कमिंग इन हेरिडिटरी। अगर इसको भी समझेंगे, हेरिडिटरी में जीन्स से आ रहे हैं। जीन्स कहाँ से चेंज हो रहा है? लाइफस्टाइल से चेंज हो रहा है।
तो आज से 30 साल पहले कैंसर ही कम थे। लाइफस्टाइल चेंज हुई, नेक्स्ट जनरेशन ने उसको इम्बाइब की, उसके जीन्स चेंज हुए और वो जीन्स नेक्स्ट जनरेशन में गए। हेरिडिटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोन सिंड्रोम, लिंच सिंड्रोम, बहुत से हैं, ब्रेस्ट एंड कोलोन, ब्रेस्ट एंड पेनक्रियाज, ओवेरी, पेनक्रियाज, प्रोस्टेट। सो ये बहुत से जेनेटिकली पास ऑन होते हैं। ऑब्वियसली हेरिडिटरी कैंसर्स होते हैं, बट दोज आर लेस देन 5 to 10%। इंस्टीड लाइफस्टाइल को अगर हम ठीक कर लें तो हेरिडिटरी कैंसर्स कंट्रोल हो जाएंगे, क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल ठीक होगी, आपकी जीन्स ठीक होगी, आपकी जीन्स ठीक होगी, नेक्स्ट जीन्स बेहतर रहेंगी। आई रिमेंबर वी मेट लास्ट ईयर एंड आपने पूछा था कि बाबले क्या कर रहे हो अपने बच्चे के साथ। ही वॉज हार्डली एन ईयर ओल्ड एंड वी डिस्कस्ड अबाउट द कैंसर थिंग। तो आपने कहा था कि आप उसको जो मिल्क फीड करते हैं वो कौन सी बॉटल में फ़ीड करते हैं, एंड वी इनोसेंटली सेड कि जो प्लास्टिक की बॉटल्स आती हैं उसमें फ़ीड करते हैं। एंड यू लाइक कि अरे दिस शुड नॉट हैव बीन द केस, शुड हैव बीन मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स इट। अब सिंस इट इज़ अगेन वेल मार्केटेड, ईजिली अवेलेबल, कि आप अमेजोन पे गए, ये अच्छी बॉटल्स हैं, अच्छी रेटिंग्स, अच्छी रैंकिंग्स हैं, आपने ऑर्डर कर दी। क्या ऑल्टरनेटिव है हर उस मदर को जिसको कंसर्न हो कि मैं अपने छोटे से बच्चे को, जिसने अभी तो कुछ देखा नहीं है ज़िंदगी में, उसको इंसान वो प्लास्टिक की बॉटल में गरम गरम दूध दे रहा है, क्या ऑल्टरनेटिव है सर? यही दुख होता है सर। अब अनजाने में फीमेल कैंसर्स आई एम गेटिंग एट द एज ऑफ 20s। वो बच्ची ने क्या किया है सॉरी, उसकी क्या गलती है? गलती उसकी नहीं है और उसके माँ बाप को भी पता नहीं है। वो वर्किंग पेरेंट्स हैं, कन्वीनियंस, अवेलेबिलिटी, मार्केटेड प्लास्टिक बॉटल। प्लास्टिक में जैसे ही आप कोई भी गर्म चीज़ डालते हो, इट लीचेज आउट। लीच मतलब आपको दिखेगा नहीं, बट उसमें से केमिकल्स निकल के आपके फूड में मिल रहे हैं। बिस्फेनॉल, थैलेट्स, मैलेट्स, so many chemical dioxide immediately which are cancer causing chemicals। एंड वो बच्चा उस उम्र से जब कच्ची मिट्टी है, उस घड़े को पकाने के समय ही आप उसको डिसेप कर दो तो उसका सेप नॉर्मल कैसे आएगा? यू आर कॉजिंग दोट केमिकल इंजुरी टू द जीन्स एंड द ग्रोइंग ऑर्गन्स। एंड उस समय वो बच्चा इतना सा है, जो बच्चा इतना बढ़ रहा है, मतलब उसके सेल्स, उसकी जीन्स, उसके टिश्यूज सब बढ़ रहे हैं। इन ग्रोइंग स्टेज यू आर पुटिंग वर्स्ट पॉसिबल केमिकल इंजुरी टू दैम एंड द रिजल्ट इज सो कॉल्ड कैंसर। सो हमें अवेयर होना है। फर्स्ट हमने टूथपेस्ट से बात की थी। अनलिमिटेड अगर बात करते रहेंगे दिन निकल जाएंगे, ख़त्म नहीं होंगे। केमिकल्स के इतने रीजंस हैं। ये बच्चों को तो एटलीस्ट स्टील की बॉटल, जो अफोर्ड कर सकते हैं, चांदी की बॉटल, कांच की बॉटल, टूट जाएगी डॉक्टर साहब, लग जाएगा। बिलीव मी, आई शो यू, देयर इज अ इंजुरी हियर। 8 days बैक हमारे घर में केवल कांच की बॉटल्स रहती है पानी की। समहाउ जस्ट आई पिक्ड इट अप, टूट के नीचे का थल्ला गिर गया, यहाँ कट गया था, निकला 5 मिनट खून निकला, किंतु ये एक्सटर्नल इंजुरी है, दिख तो गई। So true. जो भीतर में इंजुरी कर रहे हो जब दिखेगी बहुत लेट हो जाएगा। आई रियलाइज्ड कि आजकल जो ट्रेंड है, नहाते टाइम जो प्लास्टिक की बाल्टी होती है, गर्मा गर्म पानी जाता है इसके अंदर और तब मज़ा आता है नहाने में। एंड एक ज़माना था जहाँ पे लोहे की बाल्टी जो बहुत भारी होती थी, दैट वाज द कल्चर, बट देन इट वाज वेल मार्केटेड कि ये लाइट है, ड्यूरेबल है, इजी टू लिफ्ट एंड ऑल। आप पानी की बाल्टी बोल रहे हो। कुछ दिन पहले मैंने देखा जो दूध के, आजकल तो ब्रिजवासी या कितने से आ गए, दे आर नाउ इंस्टीड ऑफ मेटल बिग कैंस दे आर यूजिंग प्लास्टिक्स। और सबसे कॉमन, अगर इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक चेंज आप ला सकते हो, बच्चे की दूध की बोतल कही, घर में जितने पानी की बोतल्स हैं जिसमें आप कोई चीज़ रख रहे हो और बाहर जब ट्रैवल करने जा रहे हो, काइंडली एक मेटल बॉटल अपने साथ कैरी कीजिए।
ये जो पानी की बोतल, अब गर्मी चालू हो रही है, वो पानी की बोतल 45 डिग्री, 40 डिग्री, 42 डिग्री में ट्रैवल हो रही है, बाहर पड़ी है। अरे मेरे को वो ठंडी वाली बोतल देना। वो ठंडी बोतल फ्रिज से दिया, किंतु उसके पहले वो कितनी बार गर्म ठंडा होके उसमें वो केमिकल्स भर चुका है, आपको पता नहीं है। अब हम इन चेंजेस को अप्लाई करें, फिजिबल है। हम लोग बचपन में जब 80s में ट्रैवल करते थे ट्रेन में, कलकत्ता टू दिल्ली टू राजस्थान, 36-48 घंटे लगते थे। एंड उस समय सुराही लेके चलते थे क्योंकि पानी भी स्टेशंस में नहीं मिलता था। अग्री। एंड ट्रेन के पानी सूख जाते थे, ख़त्म हो जाते थे। सो एटलीस्ट हम लोग एक मेटल की बॉटल शुड बिकम अ स्टैंडर्ड इफ यू वांट टू सेफगार्ड, नॉट ओनली फॉर योरसेल्फ। इन अ कॉलेज इफ यू आर गोइंग, get a trendy bottle and make sure that your change in habit will change others and you will become a road map for others to change their lifestyle and prevent them from cancer. So we had asked our community few questions कि we have an oncologist on board, तो कोई उनके सवाल हो तो इन सभी सवालों का आप जल्दी विद इन अ मिनट आंसर दीजिएगा। पहला सवाल कि मोबाइल रेडिएशन और कैंसर का क्या कनेक्शन है? डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिखाया गया है, बट इनडायरेक्टली आई डू फील, मैं जब भी रहता हूँ मेरे से मोबाइल्स मिनिमम 5 से 10 फीट अवे रहता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रिक्वेंसीज़ हैं, ऑल फ्रिक्वेंसीज हैज़ इट्स इम्पैक्ट। और अगर इसका इम्पैक्ट देखा जाए, आज के दिन अगर कोकोनट देखो तो उस पर भी दाग मिलते हैं। छोटी जो स्पैरोज़ होती थी वो एक्सटिंक्ट होते जा रही है बिकॉज ऑफ द रेडिएशन इम्पैक्ट। छोटी वो ब्राउन कलर की स्पैरोज़ एक्सटिंक्ट हो रही है बिकॉज वी हैव टावर्स, एंड उसके इम्पैक्ट अगर उनके शरीर को पड़ रहे हैं, हमारे शरीर में कितने पड़ रहे हैं अभी तक पता नहीं है। एंड देयर आर फ्यू रिसर्चेस विच शोज दैट ब्रेन ट्यूमर्स आर गोइंग टू इंक्रीज जिप जैप जूम। सो प्लीज़ यूज एज मिनिमम एज पॉसिबल, एंड इफ पॉसिबल ऑन स्पीकर, अवॉइड more Wi-Fis in the night when you are sleeping. Please switch off your Wi-Fis. You will have a better sleep. Please switch off your phone after doing the last good night and tuk tuk tuk. I'm not saying those, okay? Do that. I'm not saying that don't do it. After that, switch off the phone. You will have a better sleep. Perfect. कौन से फूड कैंसर होने के चांसेस बढ़ाते हैं? All food which comes from the plant that is being manufactured in a manufacturing unit, all packaged food, all preserved food, and इसके साथ ही the foods which can prevent you from cancer, go for the raw food, sprouts, vegetables, fruits, जैसा दिवस सर ने पूछा, use those chemicals to be removed by simple means and consume it. Perfect. क्या एक बार कैंसर होने के बाद वापस कैंसर हो सकता है? क्या करेंगे इसमें? रेगुलर चेकअप हमारे यहाँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हम इग्नोर कर देते हैं। इवन कैंसर होने के बाद मेरे पास तो कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनको मजाक में अगर कहा जाए तो उनको तो हाईएस्ट ब्रेवरी अवार्ड देना चाहिए। एक बार ओरल कैंसर, उसके बाद तंबाकू, फिर दोबारा ओरल कैंसर, फिर दोबारा ओरल कैंसर, उसके बाद भी खाए जा रहे हैं। डर के आगे जीत है। This is what they think. So change your lifestyle and be on a regular checkup, and most important, this fear, overcome fear, have a positive attitude towards life. कल का तो बॉस मेरे को भी नहीं पता है। I am giving my 100% here. I am not fearful कल मैं रहूँगा या नहीं रहूँगा। Wonderful. So कौन से टेस्ट ऐसे हैं जिससे कैंसर का we can detect early on? सो सिम्टम्स डिटेक्ट करो। सिम्टम्स डिटेक्ट करने के बाद कनेक्ट टू द राइट पर्सन, बी इट योर फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करो, क्योंकि सबका डोमेन अलग अलग है। अगर आप मेरे पास आओगे एक ईसीजी की स्ट्रिप लेके, आई एम नॉट द राइट पर्सन, आई कांट गाइड यू इन दैट। तो रीच टू द राइट पर्सन। सिम्टम्स के बाद कुछ ब्लड टेस्ट हैं, कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, एक्सरे मेमोग्राफी, यूएसजी मेमोग्राफी,
pap smear, oral examination, colonoscopy, stool test. There's another segment where symptoms and screening test regular करने से you can detect cancer early or protect it. एक सवाल था सर कि क्या हर ट्यूमर कैंसर होता है? No. तो हाउ डू यू गेट टू नो कि ट्यूमर कैंसर नहीं होता है? Yes. पहला है तो उसकी हिस्ट्री. ट्यूमर शरीर में है, बहुत सालों से है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, कोई चेंज नहीं हुआ. नेचर. सेकंड, ट्यूमर की बायोप्सी, एक टुकड़ा ट्यूमर का निकाल के जब उसको जांचा जाता है माइक्रोस्कोप में, दैट इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड. वो ट्यूमर बेनाइन ट्यूमर है या कैंसरस ट्यूमर है. एंड लोगों को आपके चैनल के माध्यम से ये बोलूँगा, लोग बायोप्सी सुनते ही डॉक्टर चेंज कर लेते हैं. पैथीज, एलोपैथी टू होम्योपैथी टू ये पैथी टू नेचुरोपैथी, चेंज करते रहते हैं बिकॉज डिनायल इज़ द फर्स्ट रिस्पॉन्स. एंड सबसे बुरा चीज़ बायोप्सी के साथ है कि बायोप्सी करने से कैंसर फैल जाएगा, विच नेवर हैपेंस. सो प्लीज़ राइट टाइम पे अगर आपको जब ट्यूमर पता चलता है, इग्नोर ना करें, उसकी जांच कराएं. हो सकता है वो ट्यूमर हो, कैंसर हो ही नहीं. अननेसेसरली आप ब्रेन में कैंसर सोच के उसको कैंसर कन्वर्ट कर रहे हैं. सो गेट इट करेक्टली डायग्नोस्ड एंड प्रोसीड फॉर द ट्रीटमेंट. सर कीमोथेरेपी के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो सिर्फ लाइक बाल गिरने, नाखून का वीक होना, वहीं तक सीमित है, कुछ और भी होता है? ये जो सिम्टम्स हैं टेम्पररी होते हैं. पहला चीज़ परमानेंट नहीं है. बाल गिरने के बाद जैसे ही कीमोथेरेपी कंप्लीट होती है, विद इन 3 months नॉर्मल अच्छे हेयर्स आ जाते हैं. नाखून काला होना, नाखून वीक होना, इसके अलावा नौजिया, वॉमिटिंग, मुंह में अल्सर, घाव होने या फीवर, इन्फेक्शन होने का बहुत हाई रिस्क रहता है, विच कैन बी क्रिटिकल. सो आप अपने आप को क्राउडेड सराउंडिंग में न भेजें. इन्फेक्टेड फूड, बाहर का खाना एकदम ना खाएं. घर का फ्रेश फूड खाएं सो दैट यू डोंट गेट इन्फेक्टेड. उस समय आपकी इम्यूनिटी लो रहती है. फर्स्ट 7 days आफ्टर केमोथेरेपी यू शुड प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड. अंडरस्टूड. क्या बर्थ कंट्रोल पिल्स से कैंसर होता है? बर्थ कंट्रोल पिल से कैंसर नहीं होता है, किंतु हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लॉन्ग टर्म यूज़ करने से, जो मेनोपॉज के आसपास फीमेल्स यूज़ करती है, दोज हैड अ स्मॉल रिस्क ऑफ इंक्रीजिंग ब्रेस्ट कैंसर. बट आज के दिन वो भी रिफाइंड होके लेस एस्ट्रोजन कंपोनेंट आ गई हैं. बट HRT यूज़ करने से should not use for a longer period and should be on a regular screening mammography. एंड ब्रेस्ट कैंसर सिर्फ फीमेल्स को होता है, मेल्स को भी होता है? वेरी गुड. फीमेल्स और मेल्स दोनों को होता है. मेल्स आर 1%, 99% फीमेल्स. तब होता है. और जो लंग कैंसर है वो सिर्फ लाइक स्मोकर्स को होता है या जो लाइक दिल्ली में रहते हैं उनको भी होगा? स्मोकर्स को भी होता है, दिल्ली में रहते हैं उनको भी होता है. जो दिल्ली के बिना एक कोई विलेज या इंडस्ट्रियल, नॉन इंडस्ट्रियल एरिया में है, उनको भी होता है. दिस इज़ नॉट ओनली स्मोकिंग. आज से 15-20 साल पहले केवल स्मोकिंग को मैं एम्फेसाइज करता था, एंटी टोबैको प्रोग्राम्स लेते थे. बट आज के दिन नॉन स्मोकर, गांव की एक सिंपल सी लेडी को भी लंग कैंसर हो रहा है. क्यों सर? बिकॉज देयर इज़ अ odorless, colorless gas comes out from the earth surface called radon, RADON, which can causes adenocarcinoma in the lungs. तो फिर कहाँ रहे? देखना पड़ेगा. कुछ एरियाज में वो रेडॉन गैसेस बेसी होती हैं और वो रेडॉन गैसेस आपके फ्लोर तक कभी आएगी नहीं. वो हार्डली विद इन 1 to 3 meters तक उठ सकती है. उसके बाद वो डाइल्यूट होके नॉन इफेक्टिव हो जाती है. इंटरेस्टिंग. माइक्रोवेव में खाना गर्म करने से कैंसर होता है? हाँ भी ना भी. हाँ, ऐसे कैसे होता है कि हाँ भी ना भी? दिस इज लाइक वेरी सेफ. नॉट वेरी सेफ. आई विल गिव यू आंसर प्लीज. अगर माइक्रोवेव में हम कांच में या सिरेमिक में चीज़ को गर्म करेंगे, इट इज़ परफेक्टली सेफ. मैंने कहा जैसे रेडियोथेरेपी के समय मैंने यही बताई थी,
They are frequencies of rays. So this is an electromagnetic frequency, which is a low frequency. ये केवल जनरेट करेगा हीट यूजिंग द वाटर प्रेजेंट इन अ फूड. अगर आप पीनट्स को रख दोगे वो गर्म नहीं होते हैं क्योंकि उसमें पानी का कंटेंट नहीं है. किंतु अगर आप सब्जी रख रहे हो या कोई ऐसी चीज़ रख रहे हो जो ड्राई है, उस पर पानी छिड़क दो, वो गर्म हो जाएगा. तो द वाटर पार्टिकल्स दे गेट हीटेड एंड जनरेट द हीट इनटू द फूड. ये सेफ है यूजिंग द सिरेमिक और ग्लास. बट अगर आप उसको प्लास्टिक में रखते हो, देन द प्लास्टिक लीचेस द केमिकल, द डाइऑक्साइड, phthalates and all the polyurethane components, which is a cancer causing chemical. So we even तो see, हाँ और ना का आंसर मिल गया. मिल गया सर. जो एल्यूमिनियम फॉइल है, यस, इट यूज टू बी अ रेज कि पहले जब भी एक माँ पैकिंग करती है बच्चे के लंच के लिए या फिर एक स्कूल के टिफ़िन के लिए, तो फॉइल में था. आज कहते हैं कि फॉइल इज़ ऑल्सो लीडिंग टू कैंसर. एल्यूमिनियम की अगर आप यूटेंसिल्स देखो, इट वाज वेरी चीप यूटेंसिल्स एंड इट वाज यूज्ड बाय दोज हु वेर नॉट एबल टू अफोर्ड पीतल या फिर लोहे की. तो वो गरीबी में यूज़ करनी पड़ती थी उनको सस्ते में. और इसमें ये रिसर्च भी हुआ है, अगर लॉन्ग टर्म पीतल को यूज़ करो उसका वेट नहीं कम होता है. आयरन यूज़ करो तो आयरन पार्टिकल्स शरीर में जाएंगे, ख़राब नहीं करेंगे, फ़ायदा ही करेंगे. बट एल्यूमिनियम के वो धीरे धीरे वेट कम होता जाता है. दोज एल्यूमिनियम alloys आर गोइंग इनटू योर बॉडी. These are trace metals. In a trace amount, these are good for magnesium, selenium, zinc. All those are good for your cobalt, for your body. But when you are cooking, when you are wrapping in these are harmful. So if we go back to those natural forms, स्टील के डब्बे में दो, don't have to wrap. Heat protected स्टील का डब्बा आ गया. Don't use plastic boxes. That's the first. Preferable not use wraps. मेरे को याद है बचपन से माँ रोटी बना के काठ का एक डब्बा होता था, उसमें मसलिन क्लॉथ में रैप करके रखती थी. सेफेस्ट, क्योंकि वो आर नेचुरल. उसके कण अगर कुछ शरीर में जाएंगे भी तो ख़राब नहीं करेंगे. दे आर केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स यूज्ड. रंग यूज़ किया जा रहा है, टार्टरजीन एंड लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स यूज्ड, जिसके कारण आज के दिन अगर आप बच्चों के डॉक्टर के पास जाओ, हम जब 1997 में MBBS कर रहे थे, फाइनल कंप्लीट किया था मैंने, उस समय मेडिकल वार्ड में या पीडियाट्रिक वार्ड में निबुलाइजेशन बहुत बड़ी बात होती थी. आज के दिन आप पेडियाट्रिक डॉक्टर के चैम्बर में जाओ, उसने बाहर एक पैसेज में ना छैठो जैसे एक नेबुलाइज़र का काउंटर लगा दिया, आ जाओ लगा दो, ऑक्सीजन नेबुलाइज लगा के बैठा दे रहा है. व्हाई दीज आर हैपनिंग? पॉल्यूशन इज़ वन. द फूड, केमिकल्स इन द फूड विच आर not only cancer causing, which are allergens, which are causing allergies to the body and which gets manifested. And बच्चों को आज के दिन खाने के समय, खाने के पहले, खाने के बाद माँ बाप बिजी हैं, एक छोटा सा पतला सा स्क्रीन दे देते हैं, 4 इंची 6 इंची 9 इंची जिसकी जितनी कैपेसिटी है, और वो बच्चा उसी में घुसा हुआ है. वो 200 किलोमीटर टेम्पल रन कर रहा है, किंतु टेम्पल रन फ़ोन पे कर रहा है, वो 2 किलोमीटर चल नहीं रहा है. हमारे ज़माने में नीचे उतर जाते थे, गिल्ली डंडा है तो गिल्ली डंडा, बैट बॉल है तो बैट बॉल. और बैट बॉल कौन सा बैट बॉल, कोई लकड़ी का टुकड़ा मिला उसी को बैट बना लिया. और गिंडी, देश के ज़माने में गिंडी बोलते थे, बॉल नहीं होती थी तो पुराने कपड़े और मोजे को बांध बांध के बॉल बन जाती थी बस. We were physically active. We are converting this generation beta. उनकी गलती नहीं है. We are creating them to delve into those blue screens and no activity. That is a problem. It's concerning. हम लोग कहाँ जा रहे हैं? जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उनको कौन से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं खाने चाहिए?
कीमोथेरेपी के टाइम पे स्पेसिफिकली अवॉइड करने के फ्रूट्स हैं जो पतले छिलके के फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि अंगूर हो गया, इवन एप्पल, क्योंकि वो केमिकल लगा हुआ है. आइदर यू पील इट ऑफ, बॉयल इट, देन हैव इट, क्योंकि उसमें इतने पेस्टिसाइड्स और इतने केमिकल्स हैं. और वो अंगूर, टूटा हुआ अंगूर अगर है तो वहाँ पे जर्म्स जनरेट हुए हैं. आप केमोथेरेपी ले रहे हो, आपकी इम्यूनिटी लो है, नॉर्मली कुछ नहीं होगा आपको और मेरे को, उनको हो सकता है डायरिया हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए. सो एज टू अवॉइड दिस, दे कैन हैव बनाना, दे कैन हैव अ मौसमी, दे कैन हैव अ पोमीग्रेनेट, बिग मोटा छाल का छिलके, सेफ फ्रॉम द इन्फेक्शन. एक बार कैंसर होने के बाद प्रेगनेंसी क्या सेफ है? 100%, डिपेंडिंग आपने किस तरह की कीमोथेरेपीज ली हैं. 28 years back, in 2003, 2005, 20 years back, a 32-year-old female had a uterine cancer. And you have to plan it before that, before starting the treatment of cancer. So I offered her ओवम प्रिजर्वेशन. यूटराइन कैंसर में मैं यूटरस निकालना पड़ेगा, इंडोमेट्रियल कैंसर था, बट ओवम प्रिजर्वेशन एंड सरोगेट मदरहुड वाज ऑफर्ड टू हर, सो शी कैन. बट इन अदर केसेस ऑल्सो वेयर यूटरस इज नॉट बीइंग रिमूव्ड, ब्रेस्ट कैंसर है या दूसरे कैंसर है, कीमोथेरेपी देनी है, तो बिफोर कीमोथेरेपी यू प्रिजर्व योर एग्स, यू प्रिजर्व योर स्पर्म. हो सकता है कीमो के बाद भी नॉर्मल प्रेगनेंसी आ सकती है, बट प्रिजर्विंग विल बी सेफ गार्डिंग यू फ्रॉम एनी टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ केमिकल्स ऑन योर एग. इंटरेस्टिंग. लास्ट 2 क्वेश्चन सर, कि क्या स्किन पे आने वाले जो मोल्स या रैशेस होते हैं वो कैंसर का इंडिकेशन है? रैशेस अगर डायरेक्टली कोई इन्फेक्शन के कारण हुआ, मच्छर के बाइट के कारण हुआ है, फंगस के कारण हुआ है, इट विल वैनिश ऑफ और यू विल अंडरस्टैंड. और इफ इट इज़ परसिस्टिंग लॉन्ग, यू शुड कंसल्ट. एक्जिमा इज समथिंग विच इज़ परसिस्टिंग फॉर ईयर्स, जिनको होता है वो जानते. मोल्स ब्यूटी स्पॉट्स हैं, गुड, बट सडनली अगर ABCD हो रहा है, चेंज इन द सिमेट्री, असिमेट्रिक हो जा रहा है, बॉर्डर्स इरेगुलर हो जा रहे हैं, कलर वेरीगेटेड होने लगे, माने डिफरेंट कलर के कलर, ब्लैक, ग्रे, ग्राइन, ब्राउन, डिफरेंट, एंड साइज इंक्रीज कर रहा है, दिस इज द टाइम यू शुड इमीडिएटली गो टू अ स्किन स्पेशलिस्ट और ऑन्कोलॉजिस्ट. अदरवाइज if it is persisting of the same size for years, enjoy it. Interesting. And can we have any testing जिससे we get to know कि भविष्य में कैंसर हो सकता है या नहीं हो सकता है? Maybe to check your genetic composition. 100%. Like अगर फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर है, कोलोन कैंसर है, मोर सो अर्लियर एज ग्रुप में हो रहा हो, लेस देन 40 में हो रहा हो, तो ब्रैका जीन्स हैं. ब्रैका बोल के एक टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट है, जिसमें पता चल जाएगा पेशेंट को अगर ब्रैका पॉजिटिव है तो देन उनके फैमिली को भी हमें ट्रैक करना है. दूसरे उसमें और हायर्स हैं, ट्रिपल नेगेटिव हो तो उसमें और ज़्यादा करना है, बट बेसिक मैसेज टू द सोसाइटी. सेकेंड, कोलोन कैंसर लेस देन 40 ईयर्स में अगर किसी को फैमिली में हुआ है, देन अदर फैमिली मेम्बर्स शुड स्टार्ट स्क्रीनिंग, स्टूल टेस्ट एंड कोलोनोस्कोपी 10 ईयर यंगर टू दैट. इसके अलावा जेनेटिक टेस्ट हैं, ब्लड टेस्ट हैं, सिंपल PSA ब्लड टेस्ट, प्रोस्टेट कैंसर हो रहा है या नहीं पता चल जाएगा. मैमोग्राफी, एवरी फीमेल शुड गेट इट डन रेगुलरली. अ पैप स्मीयर सर्वाइकल कैंसर के लिए. अगर आपके फैमिली में बहुत ज़्यादा पैनक्रियाज, ओवेरी, इसके कैंसर्स की हिस्ट्री है, देन यू कैन गेट योर सेल्फ स्कैन्ड. एंड जेनेटिक टेस्ट, अभी माने genetic test on a blood test is coming up in a big way. Researchers has proved and further trials are going on. So in future हमारे पास simple blood test से cancer cells detect कर सकते हैं, which is happening right now in Switzerland, Greece, in multiple places for more than 20 years. They take out blood sample and they find the cancer cells in them and they can help in treatment also.
पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट कि उस कैंसर सेल में कौन सी थेरेपी काम करेगी, कौन सा हर्बल एक्सट्रैक्ट काम करेगा, इस तक रिसर्च जा चुकी है एंड विच इज़ इफेक्टिव ऑल्सो। जो कीमोथेरेपी है विच इज़ द मोस्ट हर्ड, उससे ऐसा क्या होता है कि आपके बाल उड़ जाते हैं, आपके नाखून बहुत वीक पड़ जाते हैं, व्हाट हैपन्स टू द बॉडी? तो कीमोथेरेपी हम किस पे यूज़ करते हैं? कैंसर। जी। फिलॉसफी में कैंसर क्या है? फास्टेस्ट ग्रोइंग सेल्स है बॉडी में, सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग हो रही है। कीमोथेरेपी का काम क्या होता है? इट्स अ केमिकल थेरेपी, मीन्स इलाज करने वाली दवा, और जब केमिकल से इलाज कर रहे हैं तो कीमोथेरेपी, केमिकल थेरेपी, ठीक है। कीमोथेरेपी। ये केमिकल बहुत टॉक्सिक केमिकल्स हैं जो भी फास्टेस्ट ग्रोइंग सेल्स हैं उनकी ग्रोथ को ख़त्म कर देती है। अब वो कैंसर सेल क्योंकि फास्टेस्ट ग्रोइंग है वो मरती हैं, उसके साथ हमारे शरीर में बहुत सी कोशिकाएं हैं जो फास्ट ग्रोइंग होती है। हेयर सेल्स आर ग्रोइंग वेरी फास्ट, इसीलिए हर महीने आप बाल कटाने जाते हो। नेल्स आर ग्रोइंग अ बिट स्लो, बट हर हफ्ते आप नेल काटते हो, आपको पता नहीं है ये सेल्स की ग्रोथ है। नेवर रियलाइज्ड इट दैट वेज। आज रोज आप कपड़ा चेंज करते हो जी। डू यू नो दैट मुंह से लेके एनस तक का जो भीतर की लाइनिंग है हर तीसरे दिन चेंज हो जाती है, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 5 फुटबॉल ग्राउंड इफ़ यू स्प्रेड इट। इतना बड़ा कारपेट एरिया हर तीसरे दिन चेंज हो रहा है। ओके। सो जैसे ही आप ये केमोथेरेपीज लेते हो, मुंह में घाव, पेट में एसिडिटी, नोजिया, वॉमिटिंग, क्योंकि घाव हो गया भीतर, मुंह में घाव तो जल रहा है, भीतर के घाव तो जलेंगे नहीं, वो नोजिया और वॉमिटिंग के हिसाब से प्रेजेंट करेंगे। हेयर लॉस, ब्लड काउंट कम हो जाती है क्योंकि हर 6 to 7 आवर्स में WBC रिप्लिकेट हो रही है, हर 120 डेज में ब्लड सेल बन रही है, तो इसीलिए टोटल काउंट्स कम हो जाते हैं। तो जो फास्टेस्ट ग्रोइंग सेल्स होंगी उस पर इम्पैक्ट आता है। सो इज कीमो द ओनली वे जिससे हम लोग बचा सकते हैं अपने आप को कैंसर से, या फिर कोई और तरीका भी है? कैंसर से बचाने का सबसे तरीका है, दिवस का ये पॉडकास्ट देखो, समझो, प्रिवेंट कर सकते हो, बीमारी आने ही मत दो। एब्सोल्युटली। बट सपोज कैंसर हो गया। हाँ। दूसरा है कीमो के अलावा हमारे पास रेडिएशन, इम्यूनोथेरेपी, सर्जरी, द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ द ट्रीटमेंट फॉर ऑल सॉलिड कैंसर, एंड इम्यूनिटी, वैक्सीन्स आर कमिंग अप। So if you explain it like one by one कि जो कीमोथेरेपी है that is kind of like clear to us, जो आपका इम्यूनोलिक थेरेपी है वो क्या होता है और कैसे काम करता है? परफेक्ट। इम्यूनोथेरेपी, अगर वापस देखें, इम्यूनिटी की थेरेपी को इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं। आज हमको आपको कैंसर क्यों नहीं है? कैंसर सेल्स हम में भी बन रही है, बट वी आर इमोशनली स्ट्रांग, वी आर हेल्दी, वी आर ईटिंग गुड फूड, गुड हैबिट्स, तो हमारी इम्यूनिटी उस कैंसर सेल को आइडेंटिफाई करती है, ओके ये एक टेररिस्ट घुसा है, अटैक इट, किल इट। वी आर स्ट्रांग फ्रॉम द इनसाइड। यस। Okay. अब जब कैंसर सेल्स है वो भी बहुत स्मार्ट है। अगर एक पॉकेटमार को पता चल जाए, ये पुलिस को पता है, तो वो अपने आप को कैमोफ्लेज करके आएगा। जी। ठीक है। तो उसी तरह कैंसर सेल क्या कर रही है, अपने ऊपर कुछ मार्कर्स होते हैं जिससे इम्यूनिटी उसको आइडेंटिफाई करती है एंड किल कर देती है। तो वो जो है वो मार्कर्स को ढक देता है। तो इम्यूनिटी तो आइडेंटिफाई करेगी, गेट में घुसना है तो हमको आपके गेट की बेल बजाऊंगा तभी आपके घर में घुसूंगा। तो अब आप गेट को कैमोफ्लेज कर दिए तो मैं घुस नहीं पा रहा हूँ। इम्यूनोथेरेपी क्या करती है, वो उस कवर्ड मार्कर को अनमार्क कर देती है and will allow your immunity to kill those cancer cells, will identify specific markers on those cancer cells जिससे जाके वो अटैच हो जाएगी and will attract the immune cells to kill the cells. So immunotherapy helps your immunity to kill the cancer cell. तो इसीलिए वो स्पेसिफिक होगी, केवल कैंसर सेल मरेगी, साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। Understood. And one more like is left, that is radiotherapy. Yes. वो क्या होता है? अब रेडिएशन से जो ट्रीटमेंट हो रहा है, रेडियोथेरेपी इज रेडिएशन। हम लोग ये लाइट के रेडिएशंस को जानते हैं,
ultraviolet radiation, and these are a low frequency radiation. High frequency radiation like x-ray, जिसमें हमारे चेस्ट के या हड्डी के एक्सरे दिखते हैं, उसी तरह की हाई एनर्जी बीम्स जब सेल्स को दी जाती है तो सेल्स के मॉलिक्यूल्स को वो डिसरप्ट करके ख़त्म कर देती है. सो जहाँ पे पर्टिकुलरली कैंसर है, हमने सर्जरी कर दी अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ कैंसर, उसके रिमेनिंग कैंसर सेल्स को लोकली किल करने के लिए हम रेडिएशन यूज़ करते हैं. सो किस कंडीशन में ये थेरेपी काम नहीं करती है? वेरी गुड. दे आर फ्यू कैंसर्स विच आर रेजिस्टेंट टू थेरेपी. जैसे सम सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा विच आर रेजिस्टेंट, उसमें काम ही नहीं करेगी. दे आर फ्यू कोलोन कैंसर लाइक अ राइट साइड कोलोन कैंसर, इट विल नॉट वर्क. सो दोज आर द कैंसर्स. मिक्सोमा, थायराइड कैंसर, रेडिएशन नहीं काम करेगी. रेडियो आयोडीन विच इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट. ओके, सो इस तरह से बहुत से कैंसर्स हैं जहाँ पे रेडिएशन इनएफेक्टिव होती है, तो वहाँ पे ये यूज़ करने का कोई लॉजिक नहीं है. और इफ़ द डिजीज इज स्प्रेड टू एवरी बॉडी पार्ट, तो ये काम नहीं करेगी, क्योंकि तो एक ही जगह पे आप रेडिएशन दोगे. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ लोकल थेरेपी. यहाँ जल गया तो यहाँ मलम लगाओगे. अगर पूरे शरीर में जल गया है और शरीर के भीतर जल गया है तो मलम तो बाहर लग सकती है, भीतर नहीं लग सकती. तो अगर शरीर में सब जगह फैला हुआ है तो हर जगह रेडिएशन देना संभव नहीं है. सो ऐसा भी है कि एज वी स्पोक अबाउट कि स्टेज 1, 2, 3, 4, तो किस स्टेज में कौन सी थेरेपी काम करेगी, या फिर इट कैन बी अप्लाइड एट एनी स्टेज? परफेक्ट. स्टेज 1 कैंसर सिंगल मोडालिटी, मतलब एक तरह का ट्रीटमेंट से क्योर कर सकते हैं, केवल सर्जरी से, अगर सॉलिड ऑर्गन है तो, क्योंकि आप अपरूट कर दे रहे हो. ठीक है. दे आर वेज. कुछ जगह अगर ओरल में ऐसी जगह कैंसर है जो कि रेडिएशन अप्रोच कर सकता है उस जगह को, और उस पर इम्प्लांट डाल के लोकलाइज्ड रेडिएशन भी कर दिए, किंतु उसमें टिश्यू बायोप्सी करनी ही पड़ेगी, उसके बाद वो भी कर सकते हैं. दे आर फ्यू कैंसर्स विच मेल्ट अवे विद ओनली रेडिएशन, यू डू नॉट रिक्वायर एनीथिंग, वो. या दे आर फ्यू कैंसर्स विच आर सो अर्ली केवल हार्मोन ट्रीटमेंट से भी इलाज हो सकता है. ओके. प्रोस्टेट कैंसर है, उनको सिंपल आइदर टेस्टिस रिमूव, और टेस्टिस को रिमूवल की जगह हम कुछ इंजेक्शंस देके भी डीकैस्ट्रेट कर दें तो भी क्योर हो सकते हैं. सो सिंगल मोडालिटी कैन क्योर कैंसर 90%. जैसे ही स्टेज 2 और स्टेज 3 में जाता है तो हमें एक मोडालिटी के साथ दूसरी मोडालिटी ऐड करनी पड़ती है. स्टेज 3 में वी माइट रिक्वायर मल्टीपल मोडालिटी, सर्जरी, या सर्जरी के पहले केमो रेडिएशन दे के छोटा करके फिर सर्जरी, फिर उसके बाद केमोथेरेपी, फिर उसके बाद हार्मोन या बायोलॉजिक थेरेपी, जैसा ट्यूमर का नेचर होगा उसके हिसाब से ऐड करनी पड़ती. एज द स्टेज इंक्रीजेज, मल्टीपल वेज ऑफ थेरेपीज आर एडेड टू गेट अ बेटर क्योर. सो इन सर्टन केसेस लाइक सर्जरी हुई, एज अ डॉक्टर आपने जो पार्ट था इन्फेक्टेड आपने उसे रिमूव कर दिया, इट रिलैप्सेस, वापस आ जाता है. ऐसा क्यों होता है? अपने मेंढक देखा है, बारिश के समय वो टर टर चालू कर देता है, बाकी 4 महीना वो क्या करता है? हाइबरनेट. ही गोज इन द स्लीपिंग मोड. ठीक. स्लीपिंग मोड में क्या वो मर गया? जैसे ही बारिश का मौसम आया वापस चालू. सो कैंसर सेल्स जो है, आज से 1700 टू 1900 में ये कंसिडर किया जाता था कि कैंसर जहाँ पे हुआ है उस चीज़ को पूरा काट के डीप तक निकाल दो. देन 1970s में फिशर एट ऑल बोल के हैं, उन्होंने रिसर्च की कैंसर लोकल ऑर्गन में तो है किंतु उसकी सेल्स हर समय फैल रही है. तो लोकल ट्रीटमेंट के साथ सिस्टेमिक ट्रीटमेंट केमोथेरेपी केम इन, एंड ग्रेजुअली इफेक्टिविटी ऑफ सिस्टेमिक थेरेपी बढ़ी तो लोकल ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव में आ गया. पहले अगर आपने देखा हो किसी को ओरल कैंसर होता था पूरा मुंह डिसफिगर्ड हो जाता था. ब्रेस्ट कैंसर होता था तो छाती के ऊपर तक माने पूरी चीज़ों को काट के निकाल देते थे, लिम्फेडिमा, हाथ फूल गया ये. अब वी आर डूइंग अ स्कारलेस, विदाउट अ स्कार, विदाउट अ ब्रेस्ट रिमूवल कैंसर क्योर कर रहे हैं.
क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट, कैंसर सेल्स पूरे शरीर में फैली हुई है, तो केवल एक चीज़ को डिसरप्ट करने से नहीं होगा। तो जब हमारी कैंसर सेल्स बाकी जगह फैली हुई रहती है, हम पकड़ नहीं पाते। आज ये टेबल साफ लग रही है, किंतु अगर अच्छे तरह से डस्टिंग करेंगे 2-3 धूला के कण मिल जाएंगे, पॉसिबल है। उसी तरह वो जो कैंसर सेल्स फैली हुई है, अगर हम पेट सीटी भी करेंगे तो मिनिमम एक जगह पे अगर 10⁵ कैंसर सेल्स होगी 5 to 7 मिलीमीटर साइज की, तभी वो पिकअप होगी, अदरवाइज विल मिस इट। इसके लिए अब मोर एडवांस टेक्नोलॉजी आ रही है, जिसमें हम ब्लड में सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल आइडेंटिफाई करते हैं, जिसमें 4 से 5 कैंसर सेल्स भी होगी, आउट ऑफ मिलियंस ऑफ ब्लड सेल्स विल बी डिटेक्टेड। तो ये जो स्मॉल कैंसर सेल्स बैठी रहती हैं, वही रिसर्फेस हो जाती है आफ्टर 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स। सर, वन फॉलो अप एक क्वेश्चन ऑन दिस। आपने कहा था कि जो मेंढक है वो हो गया हाइबरनेट, वो जिंदा है बट अभी भी शांत बैठा हुआ है। जैसे ही बारिश आएगी फिर से बाहर आ जाएगा। ऐसे ही हमारी बॉडी में जो ऐसा एनवायरनमेंट फिर से अगर आएगा तो एक्टिवेट हो जाएगा। तो ऐसे कौन कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं बॉडी के अंदर जो सपोर्ट करते हैं कैंसर की ग्रोथ को? जितना मुझे पता है, लाइक शुगर इज़ वन थिंग, कि अगर बॉडी में शुगर का लेवल ज़्यादा होगा तो कैंसर और बढ़ेगा। क्या मैं सही सोच रहा हूँ? ये जो सोच है बहुत कॉमन सोच है, और कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक नहीं भी है। हाँ और ना दोनों आंसर। कैंसर सेल्स, मैंने क्या कहा, फास्टेस्ट ग्रोइंग है। ग्रोथ के लिए हर सेल्स को एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी सबसे सिंपलेस्ट एंड फास्टेस्ट एनर्जी इज शुगर। तो इसीलिए कैंसर सेल्स शुगर खाती है। इसीलिए पेट सीटी जो करते हैं उसमें भी शुगर के साथ एक डाई ऐड की जाती है, तो कैंसर सेल पिकअप कर लेती है शुगर को, और इनडायरेक्टली हम लोग उसमें फ्लोरेसेंट डाई डाल दिए तो वो सीटी स्कैन में दिख जाता है, ओके ये एरिया कैंसरस है। दिस इज द वे वी आइडेंटिफाई कैंसर सेल्स। सो शुगर आर कंज्यूम्ड बाय कैंसर सेल्स। अब दूसरी फिलॉसफी जो है कि शुगर हाई कैंसर, ये कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक नहीं भी है। कुछ हद तक सही क्यों है? शुगर इंटेक ज़्यादा होने से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, एंड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स बढ़ते हैं, विच लीड टू इन्फ्लेमेशन, विच इन लॉन्ग टर्म लीड टू कैंसर। पहला रीज़न शुगर एंड कैंसर का रिलेशन। इफ यू कैन सिंप्लीफाई दिस एक आम भाषा में एग्जाम्पल के साथ। सिंपल भाषा में अगर समझाने चाहूँ, अगर शुगर बेसी खाओगे तो क्या होगा, या शुगरी फूड, या ये जो जंक फूड हम लोग ज़्यादा खाते हैं, इससे कैंसर कैसे रिलेटेड है? कैंसर इससे ऐसे रिलेटेड है, मोर कैलोरीज, मोर शुगर गोस लीड्स टू ओबेसिटी। ओबेसिटी इज डायरेक्टली लिंक्ड टू 20 cancers, proven. ब्रेन, ओरल, ब्रेस्ट, थायराइड, लंग्स, GI, किडनी, इंडोमेट्रियम, अनलिमिटेड कैंसर्स। ओबेसिटी से हार्मोन्स निकलते हैं। ओबेसिटी से जब ओबीज हो जाते हैं आदमी, वो चाह के भी पतले नहीं हो पाते, क्योंकि उस समय जो क्रेविंग फॉर शुगर बढ़ती जाएगी। और क्रेविंग फॉर शुगर क्यों बढ़ती है? जब आपने शुगर ली, शुगर को हमें एब्जॉर्ब करना है, तो बॉडी से एक उसको डाइजेस्ट करने के लिए केमिकल निकलता है जिसको इंसुलिन बोलते हैं। इंसुलिन उस शुगर को सेल तक ले जाएगा, जो कि सेल उसको कंज्यूम कर ले। अब आपने शुगर खाई, शुगर की पीक हुई, इंसुलिन रिलीज़ होना चालू हुआ, शुगर का इंटेक कम हो गया, इंसुलिन बढ़ा, शुगर फॉल करना चालू हो गई, किंतु इंसुलिन को मिला हुआ था मैसेज कि इतनी शुगर गई है, वो ओवरशूट करती है और यहाँ शरीर में शुगर कम हो जाती है। अब शुगर कम हो गई, आपको वापस क्रेविंग होती है विद इन 2 आवर्स, 1.5 आवर्स। अगर आप देखोगे, आप फिजी ड्रिंक्स या कुछ मीठा ज़्यादा खा रहे हो, 1.5-2 घंटे बाद आपको वापस क्रेविंग होगी। क्यों? वो क्रेविंग इंसुलिन हाई है, वो डिमांड कर रही है शुगर की। उस समय अगर आप क्रेविंग को कंट्रोल कर लो, आधा 1 घंटे बाद वो क्रेविंग ख़त्म हो जाती है। बट वी फॉल इन दैट विक्सियस साइकिल।
खाया, भूख सी लग रही है, फिर कुछ खा ली, फिर 2 घंटे बाद. दिस बिंज ईटिंग इज द वर्स्ट. दैट्स वाई द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग. इफ़ यू फास्ट इट, तो ये बॉडी की शुगर कंजम्पशन के जगह हमारा बॉडी में आज के दिन हाइब्रिड कार्स आर बेटर कार. सिमिलरली वी आर द बेस्ट इंजिन्स ऑफ हाइब्रिड. डू यू नो दैट? आज पहली बार ये पॉडकास्ट में डिस्कस करूँगा. दिस वाज अ टॉपिक फॉर माय यूट्यूब चैनल. दैट एक शुगर ईजीएस्ट वे है, बट इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं. दूसरा फ्यूल इन आवर बॉडी इज कीटोन्स, विच इज द बेस्ट फ्यूल. एंड वो फ्यूल से आपके फैट मोबिलाइजेशन होंगे. You will reduce your cancer risk. You will improve your immunity, and you will be liberating yourself. I am saying liberating yourself from all lifestyle diseases. ये कीटोन्स क्या ये बढ़ सकते हैं? Yes. जैसे ही किस फूड से बढ़ेंगे? फूड्स यहीं पे फूड ना खाने से बढ़ेंगे. अच्छा, इंटरेस्टिंग. बिकॉज़ यू ऑलवेज थिंक कि अगर आप ये खाओगे तो खून में ये इसकी मात्रा बढ़ जाएगी. हाँ. ये नहीं. जैसे ही आप फास्टिंग कर रहे हो, अभी रमज़ान का मंथ चल रहा है, ये जो 12-16 आवर फास्टिंग है, दैट टाइम वो लोग क्या कम मेहनत कर रहे हैं? इक्वल मेहनत कर रहे हैं. तो एनर्जी कहाँ से आ रही है? ग्लूकोज का रिजर्व तो 2 से 4 घंटे में ख़त्म हो जाएगा. बॉडी में जो फैट है, दैट इज बीइंग ब्रोकन डाउन इनटू कीटोन. फैट का एंड प्रोडक्ट कीटोन है, एंड दैट कीटोन इज द वेरी गुड फ्यूल. बिकॉज हमारी सेल्स जो हैं, सेल्स में 74% वाटर है. आउटर लेयर ये हम पानी में भीजता है, हम पहुँच देते हैं, सूख जाता है. कभी सोचा है क्यों? नहीं ना, क्योंकि दिस इज मेड अप ऑफ अ फैट. एडिपोज टिश्यू. एडिपोज टिश्यू तो इसके नीचे है, किंतु हर सेल मेम्ब्रेन में लिपोप्रोटीन्स होती है, लिपिड एंड प्रोटीन्स. तो दैट लिपिड इज ऑयली. सो वो जो है, जब उसके पास कीटोन्स जाएगा, ही विल बी वेरी हैप्पी बिकॉज ही इज गेटिंग समथिंग विच इज़ वेरी न्यूट्रिशियस एंड कैलोरी. अगर इसको सिंपल भाषा में समझाएं, 1 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 1 ग्राम्स ऑफ शुगर 4 किलो कैलोरी देता है आपको, और 1 ग्राम्स ऑफ फैट 9 किलो कैलोरीज देता है. सो इफ यू स्टार्ट यूजिंग योर फैट, ये फैट जो अराउंड द बेली है वो कम होने लग जाएगा, एंड दैट विल बी गुड फॉर योर सेल्स ऑल्सो. दैट इज अ बेस्ट फ्यूल. सो आप कह रहे हो सर कि अगर किसी को कैंसर अवॉइड करना है, या एज अ प्रिकॉशन या प्रिवेंशन बोलें, और प्रिवेंशन बोलें, तो फास्टिंग वुड रियली हेल्प. 100%. और लेट मी टेल यू, 1 पे 1 नहीं, आज दिवस सर के चैनल से आपको 1 पे 4 ऑफर मिलेगा. अगर फास्टिंग करते हो, यू विल बिकम यंग. ओके, आई एम जस्ट 51 ईयर यंग. You don't look like. So that is one thing, you will become young, and that is what a youngster wants. Everybody wants to be. हम लोग जब छोटे बच्चे थे ना, तब सोचते थे कॉलेज कब जाएंगे, बड़े कब होंगे, और जैसे ही बड़े हो गए तो अब लगता है बच्चे कब बनेंगे. So you will become young and you will stay young for the whole life. Second, diabetes, heart disease, cancer, all will never happen to you. Autophagy is a concept by a Nobel laureate from Japan. I'm just missing the name. I'll let you know, or I'll send you, just put it in the channel also. Nobel laureate, autophagy. हमारी सेल्स, जो मैंने कहा, हर तीसरे दिन 5 फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा सरफेस एरिया डिसेड हो रहा है. तो अगर हम फास्टिंग कर रहे हैं, तो वो जो सेल डीके हुई, उसमें जो फैट है, उसमें जो प्रोटीन्स हैं, उसमें जो मिनरल्स हैं, उसमें जो विटामिन्स हैं, वो रीयूज होंगे बॉडी में. हम रिसाइकल की बात कर रहे हैं इन एनवायरनमेंट. एट द सेम टाइम वी आर नॉट डूइंग इन आवर ओन बॉडी. वो रिसाइकल नहीं हो पा रहा है, और जो एक्सेस प्रोटीन्स खाए जा रहे हैं वो निकले जा रहे हैं. इट्स गोइंग इनटू द डंप. ऑटोफेजी करने से आपके सेल्स हेल्दी रहेंगे, एंड सेल्स हेल्दी रहेंगे तो टिश्यू हेल्दी रहेंगे. टिश्यू हेल्दी रहेंगे तो ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म अपने हेल्दी रहेंगे.
So the best way to live healthy, live happy, live free of cancer is fasting. Proper way of fasting. अब ये ना हो कि आपको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल्ड बीमारियां हैं, सडनली यू स्टार्ट फास्टिंग. एवरीथिंग शुड बी डन इन अ मॉनिटर्ड वे, जिसमें आपने पहले चालू किया था. हमारे इंडिया में शायद कुछ लाख डॉक्टर्स नहीं हैं जो कि डॉक्टर्स की डिग्री है. बाकी 138 करोड़ 98 लाख डॉक्टर्स हैं. एवरीबडी इज़ रेडी टू प्रिस्क्राइब यू समथिंग. तो आई वुड सजेस्ट यू प्रॉपर गाइडेंस लेके स्लो मैनर में आप फास्टिंग करके देखिए. इट विल बी 100% बेनिफिशियल. बीट आज रमज़ान के मंथ में अपने बात कर रहे हैं, नेक्स्ट विद इन 30th of March नवरात्र है. आपने कभी सोचा है ये फास्टिंग ऑफ 9 days क्यों आता है? सीज़न चेंज हो रहा है. योर बॉडी इम्यूनिटी नीड टू बी इम्प्रूव्ड. सो ये क्लिनसिंग मैकेनिज्म है विच वॉज प्लेस्ड एज अ रिचुअल और रिलीजन जो कि लोग फॉलो करें. सिंपली पार्ट ऑफ लाइफ था हमारा. वेल डिजाइन. हर 14 days पे अमावस्या में फास्ट किया जाता था. दैट इज वाई, बिकॉज यू विल क्लेंस योर बॉडी एंड जो भी टॉक्सिन जम गए निकल जाए. और आज के दिन हमें 2 घंटा या 4 घंटा नहीं होता है. लेट्स ऑर्डर समथिंग. सो आपने बात की थी अभी एक प्रोटीन के बारे में. आजकल मार्केट में जो सप्लीमेंट्स हैं वो बहुत आ गए हैं कि अगर आपके शरीर में प्रोटीन का इंटेक पूरा नहीं हो रहा है तो आप सप्लीमेंट्स का सहारा लें और जो भी कमी है बॉडी के अंदर वो पूरी हो जाएगी. तो व्हाट्स योर टेक ऑन द सप्लीमेंट्स एंड द प्रोटीन्स? Supplement is something, is why you require supplement. When you are deficit in something, you require a supplement. बोलते थे ना सप्लीमेंट लग गया है एग्जाम में, पुराने ज़माने में होता थी बातें. मीन्स वो सब्जेक्ट उसका कमज़ोर था, उसको सप्लीमेंट करो जी. अब क्या हो गया? फैड हो गया सप्लीमेंट. आर यू नॉट टेकिंग प्रोटीन्स? इफ यू आर गोइंग टू जिम, हाउ मैनी grams of protein you have taken? I have taken 150, 240. What is this? This is not your body. आप कैपेसिटी आपकी 60 kg है. Your body requires 60 grams of protein maximally if you are a hard working. Okay? And you are taking, मैंने आपको कहा millions of cells में भी जो प्रोटीन है वो रिसाइकल होने के लिए तैयार बैठे हैं, उसको आप यूज़ नहीं कर रहे हो. You are junking extra protein. Extra protein, let me tell you, if you don't properly consume it in proportion, fat, protein and carbohydrate, the protein will be undergoing glyconeogenesis and will generate glucose for you. So क्या मतलब हुआ इसका? Because मैंने क्या कहा, fuel क्या है बॉडी के लिए? Ketones. Best fuel and most easy fuel is glucose. Protein is not glucose. You require some glucose for your working. लोग कहते हैं ना कि जो प्रोटीन है आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, फॉर मसल्स एंड द रिपेयरिंग के लिए ज़रूरी है. और जो हमारे रिपेयर, और लोग बोलते हैं कि जो आपको डाइट मिलती है स्पेशली फॉर वेजिटेरियंस, आपको इतना प्रोटीन नहीं मिलता है, सो यू हैव टू गो एंड टेक सप्लीमेंट्स विच कैन सपोर्ट. ऐसा सुना है? एकदम सही सुना है आपने, क्योंकि यही अब मार्केट हो रहा है. प्रोटीन इज़ बिगेस्ट मार्केट. बट आप सोच के देखिए, मैंने क्या कहा, मोर देन 40 to 50% ऑफ प्रोटीन जो आपकी सेल्स RBC है 120 days में रिपीट हो रही है. WBC सेल्स हैं जो शरीर के भीतर है, हर 7 hours में रिप्लेस हो रही है. वो जब काम कर रही है तो उसके सेल्स तो प्रोटीन से बने हुए हैं, उसके एंजाइम्स तो प्रोटीन से बने हुए हैं. ये जो मुंह से लेके एनस तक के रास्ते की जो सेल्स है उसमें भी सेल्स में प्रोटीन भी है, लिपिड भी है, वो रिसाइकल होने के लिए तैयार हैं. एंड उसके बाद रिक्वायरमेंट इज सफिशिएंट. टेल मी हु इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वाइल्ड एनिमल इन द वर्ल्ड? क्विज हो रहा है आज हमारे चैनल पे. यही तो, it is wild ox. He is the most muscular animal and वो क्या खाता है? Fully vegetarian.
vegetarian non-vegetarian concept, let me tell you, was the concept according to your geographical location. मैं ओरिजिनली राजस्थान से हूँ, वहाँ पे पानी नहीं मिलता है. अगर पानी नहीं मिलता है तो वहाँ मछली कहाँ होगी, समझ रहे हो? और जो कोस्टल एरिया में रहते हैं, अब मैं कलकत्ता में रहता हूँ, वहाँ कहीं पे भी पॉन्ड में एक फिशिंग रॉड डालो, मछली ऊपर आ जाएगी. तो ईजीएस्ट सोर्सेस फिश, जितने कोस्टल एरिया. तो जियोग्राफिक लोकेशंस के हिसाब से खान पान होता था. नाउ वी हैव कन्वर्टेड इनटू अ मैं वेजिटेरियन, मैं नॉन वेजिटेरियन, मैं दिस एंड मैं दैट. इंस्टीड जो आपको बॉडी को रिक्वायरमेंट है दैट नीड टू बी गिवन. सप्लीमेंट तभी ज़रूरत होगी जब आपका फूड एडिक्वेट नहीं होगा. एंड दिस एक्स्ट्रा ग्राम्स ऑफ प्रोटीन इज गोइंग टू हार्म, बिकॉज प्रोटीन डाइजेस्ट होके आपके यूरिन में निकलेगा. यूरिन में जब निकलेगा यू आर एडिंग मोर लोड टू द किडनी. और मसल गेन, इफ यू आर डूइंग अ ह्यूज स्ट्रिक्ट वर्कआउट ऑल्सो, यू कांट गेन मोर देन 1 to 2 kg depending on amount of workout you are doing. Okay, 1 to 2 kg in 6 months is a huge gain of a muscle mass only. And उसके लिए कितनी ग्राम प्रोटीन चाहिए? Not more than 2 kg. But if you are taking 200 grams of protein every day, which is 6 kg, into 6 months, 36 kg of protein, is there a rationale behind? This is getting a bit of overwhelming for me कि ये मैं कैसे, बिकॉज जितना मैंने सुना और समझा by various guests on this show, some people said कि as a vegetarian आपको प्रोटीन उतना नहीं मिलता है, सो यू हैव टू गो विद सप्लीमेंट्स एंड बॉडी के वेट के 1.5x के हिसाब से आपको बताया गया. और यही बज़ है सर. अब आप कह रहे हो कि लिए प्रोटीन मत खाओ. As per the medical science, maximum is 1 gram protein. 1 gram per kg per day. ठीक है? Okay. 1 gram 1 kg per day. Nobody has gone into the depth of it. मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये जो 60 kg का बॉडी वेट या 70 kg का बॉडी वेट है, इसमें आपका 5 to 10% of cells are shedding every day. वो 5% प्रोटीन्स वहाँ से उसके सेल्स के प्रोटीन्स निकलेंगे. ठीक है? बॉडी के भीतर के प्रोटीन रिसाइकल हो रहे हैं. थर्ड, जो आप फूड खा रहे हो, हर फूड में नेचर इज द बेस्ट कैलकुलेटर, आई विल से. आपने कभी राइस का एक देखा है, राइस ब्रैन ऑयल बोल के आने लग गया आजकल. बट नेचर ने क्या किया था, राइस बनाया था, उसमें कार्बोहाइड्रेट था, उसमें प्रोटीन भी है. ओके, और उसके बाहर एक लेयर बना दी ब्रैन की, विच इज़ फैट, एंड इट वॉज अ कंप्लीट फूड. वॉट एज अ ह्यूमन वी हैव डन, उसके ब्रैन को निकालिए, राइस ब्रैन ऑयल, नेचुरल गुड ऑयल, वेजिटेबल ऑयल गुड है, किंतु आपने इसको बिरीफ कर दिया इसके एग्जैक्ट कंपोजिशन से, विच वॉज अ परफेक्ट मैच ऑफ फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट फॉर यू. वी आर मिलिंग द राइस अगेन, वी आर शेडिंग ऑफ few protein coats of that, and then it becomes just a white chunk of carbohydrate. Then you are saying that you are deficit. Second, जो बोल रहे हैं vegetarian diet is insufficient in proteins, I fully agree with them. That is why if you go to Indian thalis, it is always a mix of rice, mix of pulses. आपने देखी होगी दालों को मिला के दाल बनाई जाती थी. अब देहरादून से हिमाचल में इवन राजमा भी ऐड किया जाता था, बिकॉज कोई भी प्रोटीन इन अ फूड इज नेवर कंप्लीट. किसी में नियासिन डेफिशिएंट है, किसी में आइसोल्यूसाइन डेफिशिएंट है, किसी में ल्यूसाइन डेफिशिएंट है, किंतु जब पंच मिला
मिला दिया जाता था. So they were the more than adequate protein for you, because that is again not to be marketed. Protein is a big buzzword because there is again a market behind. Sorry to say, I'm talking on philosophy of marketing, because those can be marketed. आज पंचमेले की दाल को कोई मार्केट नहीं करेगा, but through your podcast we want to make sure that all those Indians who can afford or not afford should get the right advice. आज जितने में स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, डू यू थिंक उनके पास उतने पैसे हैं प्रोटीन खाने के? अपने लोग स्टेशन से आना बंद कर गए. 30 साल पहले रेलवे स्टेशन में कुलीज होते थे, उनको तो एक टाइम का खाना ढंग का नहीं मिलता. हाउ दे आर हैविंग दोज मसल दैट दे कैन पिक अप योर 100 kgs or 50 kgs, and you are taking away protein, this protein, that supplement, you are unable to lift your weight. Because unless you use your muscles, you put whatever inside is not going to increase muscle bulk. Shallow breathing, deep breathing. We are in a AC car, we are in a AC office, we are in a AC halls or anywhere. They are in the worst of the pollution, working in the heat, sweating, taking a deeper breath, and they are more healthier than us. Why? एक छोटा सा, पता नहीं सही होगा या नहीं, एक सिंपल एग्जाम्पल पूछता हूँ. स्ट्रीट में डॉग्स आपने देखे हैं, उनको क्या बीमारियाँ होती है, उनको क्या कैंसर होता है. किंतु आज के दिन आई गॉट अराउंड 9 months बैक फ्रॉम वन ऑफ वेरी गुड इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड. सर, मेरे वाइफ के पेट को कैंसर हुआ है, ही इज इन लास्ट स्टेज. यस. क्यों? अगेन पैक्ड फूड. थैंक यू सो मच सर कि आपने आज समय निकाला एंड यू शेयर्ड योर हार्ट आउट. एंड आई एम श्योर द मोर वी लिसन टू यू, द मोर अवेयर वी बिकम. और ये अवेयरनेस ये जो शायद हम लोगों को एक हेल्दी जीवन जीने में मददगार साबित होगा. Thank you so much, sir, for doing this. Thank you, Divas, for giving this opportunity.